जो बॉल के साथ पहली गेम थी जिसको पाँव के साथ किक किया जाता था, वो दूसरी से तीसरी सदी कबल मसीह जो है वो चाइना में खेली जाती रही है, जिसका नाम कुजो था। तो कुजो जो है बिल्कुल जैसे आजकल फुटबॉल खेला जाता है इसी तरह की गोल बाल से खेली जाती थी। लेकिन फर्क उसमें क्या था कि जो चमड़े के साथ वो बाल सिलाई होती थी, तो अब जो मौजूदा बाल है उसके अंदर जो रबड़ का जो है वो ब्लेडर होता है, जिसके अंदर हवा हम फिल करते हैं। तो उस वक्त चूंकि इस ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, तो जो जानवर होते थे या परिंदे, उनके फर या पर जो है वो उसके अंदर जो है वो फिल किया जाता था, और ऊपर से फिर लेदर का जो कवर एक चढ़ा के उसको यानी कि गोल शेप दे के खेला जाता था। जैसे कि हम बचपन में खेलते थे, कागजों को इकट्ठा किया स्कूल में और उसको एक रोल की तरह गेंद की तरह बना के उसके ऊपर धागा लपेट लिया, और बैट भी नहीं होता था तो वही जो घर में जलाने वाला लकड़ी है, तो उसी के साथ जो है वो हम खेलते थे। तो इसी तरह का जो यानी कि शापर लपेट लिया ऊपर, यानी कि इस तरह जैसे हम कोशिश करते हैं, यानी कि हम बचपन में हर इंसान की कुछ यादें होती है। तो जैसे हम खेलते थे तो इसी तरह की जो गेम थी वो जो खेली जाती रही है चाइना में तकरीबन 2 से 3 सदियां कबल मसीह की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर इसी तरह की जो गेम है वो जापान में भी खेली जाने लगी, जिसमें बाल को थोड़ा सा मजीद बेहतर बनाया गया और इस गेम का नाम जो केमारी रखा गया। और अगर एविडेंस की हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा काबिल कबूल जो स्टोरी है वो इस गेम से मतलब ये मिलती है कि इस गेम को 12वीं सदी में जो इंग्लैंड में उसको फरोग मिला। इस दौर में फुटबॉल से मिलती जुलती खेल इंग्लैंड की सड़कों और चरागाहों में, यानी कि वहाँ के जो मकामी लोग होते थे वो खेलते थे, कभी सड़कों के ऊपर, कभी खुले मैदानों में, चरागाहों में, तो पहाड़ियों वाले इलाकों में। तो वहां पर इस तरह की जो पाँव के साथ किसी चीज को बाल नमा कोई भी मटेरियल जो है बाल को लेकर वो पाँव के साथ खेलते थे। तो फुटबॉल क्लब जो है, क्योंकि फुटबॉल जैसे हमने डिस्कस किया कि ये दूसरी से तीसरी सदी कबल मसीह से इसके जो एविडेंस है वो मिलते हैं, तो इसी तरह जो फुटबॉल क्लब के हवाले से जो हिस्ट्री मिलती है वो 15वीं सदी से मिलती है। कि जो 15वीं सदी है उसमें फुटबॉल के क्लब मौजूद थे, लेकिन चूंकि उनकी कोई शनाख्त नहीं थी, कोई उस वक्त ऐसा कोई ऑफिशियल बॉडीज नहीं थी या कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं था कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो इस वजह से ये सारे जो थे यानी कि अपने अपने लेवल के ऊपर जो गांव में जी हमने एक बना ली टीम, तो बस जी हम खेल रहे हैं, हमारा क्लब है। तो उस वक्त चूंकि बाकायदा कोई कवानीन नहीं थे, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड जो थी क्लब थे, और विदाउट ऑफिशियल स्टेटस, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये अप्रूव नहीं थे, और ना ही कोई उस वक्त फुटबॉल की ऐसी कोई गवर्निंग बॉडी थी जो इसको अप्रूव करती। तो इस वजह से इनकी कोई भी ऑफिशियल पहचान नहीं थी। तो इस वजह से इस बेसिस के ऊपर जो ये मुश्किल है तय करना कि जी कौन सा क्लब है जो सबसे पहले वजूद में आया। यानी कि गेम चूंकि खेली जाती रही थी, क्लब भी मौजूद थे, लेकिन उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, उनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था। तो इस बेस के ऊपर जो है हम नहीं कह सकते कि कौन सा जो क्लब है वो सबसे पहले जो है वो बनाया गया। लेकिन कुछ जो हिस्ट्री है जैसे जारी बात है हर बंदे ने अपने मुताबिक जो है वो हिस्ट्री लिखी होती है। तो जो हिस्ट्री है, कुछ हिस्टोरियंस हैं, वो उनके मुताबिक जो फुटबॉल क्लब है सबसे पहला वो 1824 में एडनबर्ग में जो है वो तश्कील दिया गया था। तो मुख्तलिफ यानी कि छोटे लेवल के क्लब जो है अमूमी तौर पर, जैसे कि स्कूलों में तुलबा बनाते हैं, एक ही क्लास का एक ग्रुप बना लिया, तो इस तरह से पहले जो स्कूल लेवल के क्लब की अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो वो 1855 की मिलती है कि किसी स्कूल की बाकायदा एक टीम थी। तो वो जो शेफील्ड की टीम थी, शेफील्ड में स्टूडेंट्स जो थे वो क्लब उनके मौजूद थे। तो प्रोफेशनल क्लब की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रोफेशनल क्लब है जो तारीख में हमें मिलता है तो वो 1862 में जो इंग्लिश क्लब है नॉर्ट्स काउंटी में तश्कील दिया गया, और आज भी ये क्लब जो है वो मौजूद है। और आज का जो अगर हम आज के जदीद फुटबॉल की बात करते हैं तो इसका आगाज तकरीबन आज से 160 साल कबल 1863 से उसका आगाज हुआ। और पहली जो ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है
फुटबॉल के हवाले से, तो ये भी उसी वक्त तश्कील दी गई फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से। तो पहला कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसी बॉडी के अंडर जो है फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप जो है वो मुनक्कद किया गया, और ये पहला इंपॉर्टेंट कंपटीशन था 1871 में जो है मुनक्कद किया गया। और इसको जो फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे पहला जो FA कप जो है वो कंसिडर किया जाता है, यानी कि उस वक्त ना कोई फीफा था, ना कोई UEFA, ना कोई यूरो लीग, तो कोई भी लीग, तो जो सबसे पहला फुटबॉल का ऑफिशियल कंपटीशन है जो आज भी हो रहा है FA कप, तो ये सबसे पहली मरतबा 1871 में जो है इसका आगाज किया, पहली मरतबा ये कंपटीशन मुनक्कद हुआ। और 1871 में जो मैच खेला गया, दो नेशनल टीमें जो थी पहली मरतबा जो आमने सामने आई, तो इस मैच में इंग्लैंड और जो स्कॉटलैंड थी दोनों ने हिस्सा लिया। और लेकिन ये जो मैच था वो ड्रा हुआ, तो दोनों टीम में कोई भी गोल स्कोर ना कर पाई, और तकरीबन 4000 से जायद जो पीपल थे वो हैमिल्टन का जो ग्राउंड था वहां पर मौजूद थे, इस मैच से लुत्फानंदोज हो रहे थे या इसको देख रहे थे। तो उसके बाद फिर 12 साल बाद यानी कि 1883 में जो पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ टुक प्लेस एंड इंक्लूड 4 नेशनल टीम, जिसमें शिरकत की इंग्लैंड ने, आयरलैंड ने, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी कि ये सारे उसको हम कह सकते हैं कि ग्रेट जो ब्रिटेन है तो उसके उस वक्त रियासतें थी। तो इन ब्रिटेन एंड्रियो वाटसन जो था वो पहला स्याह फार्म खिलाड़ी था, यानी कि वैसे जो इंग्लैंड और ये वहाँ के जो लोग हैं तो ये सारे जो सफेद फार्म लोग हैं, अंग्रेज जिन्हें हम कहते हैं, तो एंड्रियो वाटसन जो था वो सबसे पहला ब्लैक यानी कि ब्लैक फार्म था हबशी जी से, तो वो प्लेयर था। और ये स्कॉटिश क्लब की तरफ से जो है वो खेला क्वीन पार्क में 1880 में। तो इंटरनेशनल फेडरेशन की अगर फुटबॉल एसोसिएशन की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB जो है ये गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की। बाज औकात हम कहते हैं जी फीफा गवर्निंग बॉडी है, लेकिन फीफा जो है वो बाद में बनी। तो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड जो है IFAB, शॉर्ट एब्रीवेशन है, ये याद रखिएगा इसका। तो ये वो गवर्निंग बॉडी है जो कि इस खेल के कवानीन को का तयन करती है। याद रखिएगा, जैसे हम समझते हैं जी जैसे क्रिकेट है तो ICC होगा, तो उसका भी नहीं है, ICC नहीं है गवर्निंग बॉडी। ICC सिर्फ जो मैच के करवाना और इंतजाम इन चीजों को कंट्रोल करती है, वर्ल्ड कप और ऑफिशियल्स वगैरह को, लेकिन जो रूल्स की बेस के ऊपर, लॉज की बेस के ऊपर जो गवर्निंग बॉडी है वो भी क्रिकेट की ICC नहीं है। तो इसी तरह फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो जो फीफा है वो ऑथोराइज नहीं है किसी भी रूल को बनाने में। तो जो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड है IFAB जो है ये बॉडी है जो कि इस खेल के कवानीन का तयन करती है। और ये बॉडी 2 जून 1886 जो है 1896 में बनाई गई, और इसी के जो तंजीम के अंडर जो है वो सबसे पहली मरतबा जो फुटबॉल है उसके जो लॉज हैं वो लिखे गए, और इसी वजह से इसको एज ए गार्डियन कह सकते हैं हम, तंजीम के तौर पर जो है वो देखा जाता है। और पूरी दुनिया में जब भी कभी जो फुटबॉल के कवानीन में तब्दीली आएगी तो उसमें IFAB इन्वॉल्व होगी। फीफा जो है वो रिकमेंडेशन देती है, और पूरा बोर्ड है जिसमें फीफा के भी नुमाइंदे हैं। और जो पहली मेन जो कंट्री थे यानी कि परमानेंट मेंबर जिन्हें हम कह सकते हैं IFAB के, स्कॉटलैंड है, उसमें आयरलैंड है, वेल्स है। तो ये जो ममालक हैं ये बेसिकली जो परमानेंट मेंबर हैं उसके, तो ये मिलकर जो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, तो ये मिलकर जो है वो तय करते हैं। 4 वोट उनके होते हैं, और बाकी आप देख लें कि जो फीफा है 211 तकरीबन उसके साथ हिलहाक हैं इस वक्त कंट्री, 211 ममालिक में खेला जाता है। तो इन 4 ममालिक के 4 वोट कंसिडर जाते हैं, जो मैंने आपको बताए, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, वेल्स है, और बाकी बाकी 211 कंट्रीज हैं में भी जो 4 वोट हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। तो इस तरह ये 8 रुकनी जो है वो मेंबर बनता है। वेट कीजिएगा, मेरे ख्याल में कोई
जी। तो ये चार ये इनके ममालिक ये होते हैं, और जो चार ममालिक हैं वो दूसरे जो होते हैं उसमें। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक मिनट, वो उसकी वजह है ये, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो मैं उधर आया हूँ, इस वजह से स्क्रीन ऑफ है। एक मिनट में इनको ज्वाइन कर लूँ पहले। जी, तो अब आवाज आ रही है ना? स्क्रीन विजिबल है अब? जी सर आ रहा है। जी, तो हम बात कर रहे थे गवर्निंग बॉडी की, IFAB के उसके 8 जो है वो परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें से 4 तो ये ममालिक जो मैंने आपको बताए, और बाकी फीफा के जो 4 वोट होते हैं जो कि एक मिनट, दोबारा किसी की रिक्वेस्ट आ रही है। रिक्वेस्ट मुझे किसी ने भी नहीं की हुई, जो लोग मैसेज कर रहे हैं जी हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, या तो ये दोबारा ज्वाइन करें फिर है। जी, तो IFAB जो है ये गवर्निंग बॉडी है इसकी। तो जो हेडक्वार्टर है इस गवर्निंग बॉडी का, ये स्विट्जरलैंड में है, और जो इसके सेक्रेटरी हैं IFAB के इस वक्त भी, वो लुकास ब्राड हैं। स्टेनरेरास जो फीफा के सदर भी रहे हैं, तो उन्होंने 1886 में पहले कवानीन लिखे थे, जिसे को बाद में फिर 1997 में जाकर उसमें तरामीम की गई। तो ये वही कवानीन जो हैं, उसमें जो अभी तक नाफिजुल अमल है, उसमें कोई अगर चेंजेस आती है तो वो एक दो कवानीन जो है उसमें तब्दीली कर ली जाती है, और बाकी जो कवानीन है वो सेम वही रहते हैं। जी, तो नेक्स्ट फीफा की जो हिस्ट्री है उसको भी देख लेते हैं। जो फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फ्रेंच में ये एब्रीवेशन है। तो वैसे इसको जो इंटरनेशनल जो फुटबॉल की फेडरेशन है वो 1904 में ये बनाई गई पेरिस में। और जो फीफा है फाउंडिंग मेंबर है इसमें, जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे वो बेल्जियम था, फ्रांस था, डेनमार्क, नीदरलैंड है, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ये वो ममालिक थे जो इस पहली बॉडी का हिस्सा बने थे। लेकिन जो IFAB है, यानी कि वो जो इंग्लैंड और उसके जो जेर इंतजाम दूसरे ममालिक थे, उन्होंने शुरू में फीफा को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनके मुताबिक ये जो गेम है वो इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो IFAB है। तो और किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो एज ए बॉडी जो है इसको चलाए। लेकिन जो फीफा थी उसने इनके बेहतर तरीके से काम किया, और इस गेम की जो प्रमोशन किया, अगर हम कहते हैं तो उसका सारा जो सेहरा है वो फीफा के सर जाता है। तो फीफा की वजह से फिर ये जो गेम थी वो दुनिया के दूसरे ममालिक और दूसरे जो बरसगीर थे उनमें मकबूल हुई। तो इसी वजह से फिर जो IFAB जो है उसको एज ए गार्डियन इन्होंने भी तस्लीम किया जी। रूल्स जो हैं वो तय करेंगी, लेकिन जो फुटबॉल की कंपटीशन वगैरह का इनेकाद है, और जो इसका सारे मामलात हैं, इंतजामी मामलात, गेम के हवाले से कंपटीशन जो करवाते हैं, रेफरीज वगैरह, तो ये सारे उनको फीफा मैनेज करता है। तो फीफा जो है, इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे फीफा के वो रॉबर्ट ग्रैंड थे। फ्रांस से उनका ताल्लुक था, क्योंकि ये तंजीम बनाई भी पहले फ्रांस में गई। तो जो फीफा के करंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो गियानी इन्फेंटिनो हैं, जो कि 2016 में इनका जो ताल्लुक जो ये
इसके सदारत के उम्मीदवार थे और 2016 में ये सिलेक्ट हुए। उसके बाद फिर ये 2019 में इन्होंने दोबारा री इलेक्ट हुए। इसी तरह फिर 2023 में जो है वो दोबारा री इलेक्ट हुए। तो ये गियानी इन्फेंटो जो है ये स्विट्जरलैंड यानी कि 2 ममालिक इनके पास शोहरियत है, इटली की भी है और जो स्विट्जरलैंड के भी है। जी सर काइंडली स्क्रीन ऑन कर दें। ऑन कर दो, स्क्रीन ऑन नहीं है। ऑन है नहीं, सर, नोट्स में ऑन है, स्क्रीन ऑन है सर। सर मेरी तरफ शो नहीं हो रहे नोट्स। अगर मेरी आपको तरफ मदर से कोई ऑन इशू है तो काइंडली आप रीज्वाइन करना। अगर किसी को इशू आ रहा है तो वो रीज्वाइन कर लिया करे, तो समटाइम है। नेटवर्क हाँ, का इशू होता रीज्वाइन कर लें अगर किसी को स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से स्क्रीन भी ऑन है। जी, तो उसके बाद अगर जनरल सेक्रेटरी की बात इसकी करते हैं तो वो फातिमा समोरा है, जो कि एक बेसिकली सफारतकार हैं जिनका ताल्लुक सेनेगाल से है। 2016 से 2023 तक ये जो इनके पास चार्ज था, लेकिन अब करंटली अगर हम बात करते हैं तो करंटली ये नहीं है, यानी कि अब केयर टेकर जैसे कहते हैं तो मार्क्स कैंटन के पास जो है वो चार्ज है। क्योंकि जो न्यूली जो है वो अभी तक फीफा ने इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। तो इन 1908 में फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया पहली मर्तबा एज ए ऑफिशियल स्पोर्ट्स, लंदन में जो मुनक्कद की गई थी। और जो खवातीन की फुटबॉल की गेम्स हैं वो 1996 तक उसको ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया। और अगर फीफा की हम बात कर रहे हैं तो फीफा का जो पहला वर्ल्ड कप था ये 1930 में मुनक्कद किया गया। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के हवाले से या नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स के हवाले से, तो वो फुटबॉल है। होपफुली इसमें किसी की कंफ्यूजन नहीं होगी, शार्ट सी हिस्ट्री हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, जो फुटबॉल के प्लेइंग रूल हैं उनकी तरफ। जी, स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। जी सर, है। जी सर, विजिबल है। जी, तो फुटबॉल जो है ये वो खेल है जो कि हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है और एक खुले मैदान में खेला जाता है। तो ये जो मैदान है ये कुदरती घास से बना होगा या ये मसनूई जो है वो भी हो सकता है। तो अगर तो कुदरती घास है तो जारी बात है उसका रंग जो है वो सब्जी होता है। अगर मसनूई मटेरियल भी हो तो भी जो इसकी सरफेस है उसका जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। तो जो मैदान है फील्ड कहा जाता है, मुस्ततील शक्ल का होगा और लाइनों से उनकी जो हदबंदी की जाएगी जो किसी भी तरह से खतरनाक नहीं होंगी। यानी कि कोई ऐसे मटेरियल से ये लाइनें जो हैं वो नहीं बनाई जाएंगी, यानी कि कोई ईंटें नहीं रखी जाएंगी जो दौरान खेल जो है वो खिलाड़ी के लिए खतरे का बाइस हो। तो ये बाउंड्री लाइन जो है वो खेलने वाले एरिया का हिस्सा होगी, यानी कि लाइन के ऊपर अगर बाल रहे तो वो बाल मैदान के अंदर ही तस्वर किया जाता है। जब ये लाइन को क्रॉस करके बाल जो है वो बाहर जाएगा तो उस सूरत में जो है वो थ्रो इन या जो भी वो ऑन द सिचुएशन जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। तो लंबाई के रुख वाली जो लाइनें हैं उनको टच लाइन कहा जाता है, ये याद रखना है। हमने जो पीछे गेम्स पढ़ी थी उसमें साइड लाइन कहा जाता था, लेकिन फुटबॉल की लंबाई के रुख वाली लाइन को साइड लाइन नहीं कहा जाता बल्कि इसको टच लाइन कहा जाता है। और इसी तरह जो चौड़ाई के रुख वाली लाइन है उसमें हमने पढ़ा था तो ये गोल लाइन जो है इसको कहा जाता है। मैदान को 2 बराबर हिस्सों में जो लाइन तकसीम करती है, आपको इसमें अगर क्लियर है स्क्रीन तो आपको फुटबॉल फील्ड जो है वो उसका स्केच जो है वो नजर आ रहा होगा। तो मैदान जो है उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और इस लाइन को हाफ वे लाइन कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, सेंटर लाइन नहीं कहा जाता बल्कि हाफ वे लाइन जो है वो कहा जाता है, जो दरमियान से दोनों तरफ जो है वो यानी कि साइडों से दोनों तरफ सर आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही सर। सर आ रही है आपकी आवाज, इनको पता नहीं वो इनका अपना कुछ नेट प्रॉब्लम होगा। जी, नेट का इशू हो सकता है, मेरी तरफ से तो क्लियर है। तो ये तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई इशू आता है तो काइंडली रीज्वाइन कर लिया करें एक बार, उसके बाद अगर फिर इशू आए तो फिर दोबारा क्या करिए। इस तरह सारा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है।
तो काइंडली थोड़ा सा अवॉइड किया करें। जी, मैदान को दो बराबर हिस्सों में जो तकसीम करती है हाफ वे लाइन उसको कहा जाता है। दोनों तरफ से, दोनों साइडों से ये टच लाइन के साथ अटैच होती है और इस हाफ वे लाइन के दरमियान में बिल्कुल सेंटर सर्कल जो है वो मरकजी दायरा जिसे कहते हैं लगाया जाता है, जिसका रेडियस 9.15 मीटर होता है, या उसको अगर हम गज की यार्ड्स की बात करते हैं तो वो 10 यार्ड जो है वो होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डायमीटर है वो 20 यार्ड्स, या अगर उनको मीटर में हम बात करेंगे तो 18.30 मीटर जो है वो बनता है। तो पैमाइश जो है वो लाइनों के बाहर की तरफ से ली जाती है क्योंकि ये लाइनें मैदान का हिस्सा होती हैं। पेनल्टी मार्क की अगर हम बात करते हैं तो पेनल्टी मार्क गोल लाइन का वस्त, यानी कि जो जुड़ाई के रुख वाली लाइनें हैं, गोल लाइन के वस्त से मैदान के अंदर की जानब 11 मीटर के जो फासले के ऊपर जो है वो लगाई जाती है। यहाँ पर जो है इसको पेनल्टी मार्क जो है वो कहा जाता है। तो इसके अलावा हर कोने से फिर दोनों जानब यानी गोल लाइन और टच लाइन पर 9.15 मीटर के फासले के ऊपर, यहाँ पर आपको निशान नजर आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि ये गोल लाइन के ऊपर भी होगा और टच लाइन के ऊपर भी 15 सेंटीमीटर लंबी जो लाइनें हैं वो मैदान के बाहर की तरफ जो है वो लगाई जाएंगी, ताकि जब कार्नर किक लगाई जा रही हो तो कोई भी खिलाड़ी इस एरिया से, यानी कि फुटबॉल कार्नर लगाने वाले खिलाड़ी के करीब ना खड़ा हो पाए। कम से कम उसका जो फासला है वो 9.15 मीटर होना चाहिए। तो इसके अलावा तमाम जो लाइनें लगाई जाती हैं हमने ये भी पढ़ा था। बाकी अमूमी तौर पर जितनी भी है फील्ड, तो उसमें जो लाइनों की चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें 12 सेंटीमीटर जो है वो लाइन की मोटाई होती है, यानी कि 5 इंच होती है इसकी जो चौड़ाई। तो दूसरी गेम में 5 सेंटीमीटर हम पढ़ते रहे, इसी में 5 इंच होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद गोल पोस्ट की तरफ आते हैं। गोल लाइन जो है वो गोल पोस्ट और क्रॉस बार के बिल्कुल नीचे होती है। तो गोल लाइन की लंबाई अगर हम उसकी बात करते हैं टोटल, तो वो 64 मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम 75 जो है वो होता है। ये मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी कि जो IFAB का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। अगर हम अपनी जो बुक्स निकाल लेंगे तो यानी कि जो हमारे यहाँ दस्तयाब है तो उसमें दोनों लिखी होती हैं कि मिनिमम 45 मीटर और मैक्सिमम 120 या 130 मीटर तक उसमें लिखी होती है ग्राउंड, यानी कि मिनिमम 45 मीटर चौड़ाई जी और मैक्सिमम जो है वो 90 मीटर चौड़ाई हो सकती है। लेकिन जब भी पेपर के हिसाब से बात की जाएगी पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से, तो उस वक्त आपने इसको जो ऑफिशियल जो स्टैंडर्ड है उसी को देखना है। तो जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड है तो ग्राउंड की जो चौड़ाई है वो 64 मिनिमम और मैक्सिमम 75 मीटर होती है, या अगर हम इसको गज में यार्ड में लेना चाहें तो ये 70 से 80 गज के दरमियान जो है वो होती है। ये सवाल पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है। अगर लास्ट टाइम या मेरे ख्याल में 2021 का अगर किसी ने पेपर अटेम्प्ट किया है तो उसमें ये जो विड्थ है फुटबॉल के ग्राउंड की वो पूछी गई थी। उसके बाद है जी ग्राउंड की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 100 मीटर होती है और जो मैक्सिमम है वो 110 मीटर, जो या अगर यार्ड की बात करें तो 110 से 120 जो यार्ड है वो होते हैं। इसी तरह लेंथ ऑफ गोल लाइन जो आपको बता दिया। उसके बाद गोल एरिया की तरफ आते हैं। तो गोल एरिया कैसे मार्क किया जाता है? अगर आप ग्राउंड में हो तो उसको मार्क करने का सिंपल सा तरीका है जो कि सबसे पहले गोल एरिया लगाने से पहले हमारे पास गोल पोस्ट जो है वो होने चाहिए। तो गोल पोस्ट की तरफ पहले आते हैं कि गोल पोस्ट कैसे जो है वो होगा। तो गोल पोस्ट हमेशा जो है वो गोल लाइन के बिल्कुल वस्त में लगाए जाते हैं, यानी कि जो मरकजी नुक्ता होता है गोल लाइन का उसको देखा जाता है। तो इसी पॉइंट से 4 गज या उसको हम कह सकते हैं 3.66 मीटर 3.66 मीटर जो है वो एक साइड के ऊपर इस सेंटर से, और 3.66 मीटर एक साइड से पर, यानी कि ये टोटल बन जाएंगे 7.32 मीटर। या उसको अगर हम यार्ड्स में उसकी मेजरमेंट लेते हैं तो ये 8 गज का जो एरिया है वो बनता है। तो इन पॉइंट के ऊपर जो है वो जो पोल है वो नस्ब किए जाते हैं। इसी तरह ये जो टोटल है यानी कि 7.32 मीटर और या 8 गज हो सकता है। और अगर इसकी ये इमूवेबल भी हो सकते हैं और मूवेबल भी हो सकते हैं, यानी कि बाज़ का तो ये फिक्स होते हैं और बाज़ ये फिक्स नहीं होते, यानी कि इनकी एडजस्टमेंट इस तरह की जाती है कि ये इनको मूव करना पड़े
तो मूवेबल भी हो सकते हैं। सतह जमीन से जो इसके निचले किनारे तक इसकी जो पैमाइश है वो 2.44 मीटर जो है वो होती है, यानी कि उसको 8 फीट कहा जा सकता है। 8 फीट इसका मतलब है ऊंचाई, और 8 गज जो है सिंपल 8 ही जो वर्ड है वो याद कर लें, लेकिन ये है कि 8 फुट उसकी जो है ऊंचाई होगी और 8 फुट 8 गज जो है वो इसकी लंबाई होगी। तो इस तरह जो क्रॉस बार का जो रंग है वो सफेद होगा। गोल का जो साइज है, जो पोस्ट लगाए जाते हैं उनका जो साइज है 5 इंच या 12 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दौरान खेल क्रॉस बार टूट जाए या अपनी जगह पर ना रहे, ऊपर जो क्रॉस बार कहते हैं, जो ऊपर वाला हदबंदी के लिए जो ऊपर वाला पोस्ट होता है, जो कि दोनों जो पोल हैं जो वर्टिकली खड़े हुए हैं, तो उनके साथ उसकी जो ऊपर से ज्वाइंट बनता है तो उसको क्रॉस बार कहा जाता है। तो ये अगर अपनी जगह पर ना रहे तो मैच को रोक दिया जाता है जब तक कि दोबारा ठीक ना किया जा सके, और इंटरनेशनली अगर ये ठीक ना हो पाए तो उस मैच को फिनिश तस्वर किया जाता है, यानी कि वो मैच मनसूख तस्वर किया जाता है। क्रॉस बार की जगह पर कोई भी रस्सी या इस तरह का कोई भी मटेरियल हम कहें जी लगा लेते हैं वक्ती तौर पर, जैसे हम अमूमी तौर पर स्कूलों में करते हैं, तो जो लचकदार होता है तो ये खतरनाक होगा। फॉर एग्जाम्पल है जी, खतरनाक कैसे होगा, बाल आई है, जो आपका गोलकीपर है उसने जंप लिया है और जंप लेके वो क्रॉस जो ऊपर वाली रस्सी है उसको ऊपर चला गया, और जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी ये जो ठोड़ी है या गर्दन है तो इस जगह के ऊपर वो अगर अटक जाए तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इस वजह से इस तरह का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। कोई फ्लेक्सिबल रोप जो हो या कोई भी डेंजरस मटेरियल है उसको क्रॉस बार की जगह के ऊपर नहीं रखा किया जा सकता। वापस आते हैं हम गोल एरिया की तरफ। तो ये जो गोल पोस्ट थे, अब दोनों पोस्ट से 5.5 मीटर, यानी कि एक पोस्ट एक तरफ था दूसरी तरफ था, तो हर पोस्ट से 5.5 मीटर गोल लाइन के ऊपर जो है वो निशान लगाए जाते हैं, और फिर उन निशानात से 5.5 मीटर ग्राउंड के अंदर की जानब जो है वो निशान लगाए जाते हैं। और जब वो लगाए जाते हैं तो उनको जो दोनों लाइनें लगाई जाती हैं उनको फ्रंट साइड से, यानी कि गोल लाइन के मतवाजी मैदान के अंदर की जानब आपस में मिला दिया जाता है। तो इस तरह जो हमारे पास एक मुस्ततील बनती है उसको गोल एरिया कहा जाता है। अगर मैं वापस जाता हूँ स्लाइड के ऊपर, आपको इसमें अगर ये है जी फॉर एग्जांपल, अगर स्क्रीन आपको विजिबल है मुझे बताएं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तस्वीर से मजीद। पिक्चर विजिबल है, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। तो जी ये गोल पोस्ट है, तो इस गोल पोस्ट से हमने 5.5 मीटर इस तरफ जाना है और इस गोल पोस्ट से 5.5 मीटर इस तरफ जाना है। ये जो निशान आएंगे हमारे पास, इन निशानात से 5.5 मीटर हमने अंदर की तरफ जो है वो लाइन लगानी है वर्टिकली, और इस तरफ भी जो वर्टिकली इस लाइन से गोल लाइन से 5.5 मीटर जो है वो आएंगे। तो इनको आपस में जब मिला दिया जाएगा, दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया जाएगा, तो ये जो हमारे पास मुस्ततील एरिया बनता है तो इसको हम कहते हैं गोल एरिया। तो गोल एरिया जो है इसको कहा जाता है। तो अब आप इसकी पैमाइश बताएं कितनी होगी टोटल? 5.5 मीटर इस तरह है, तो इस तरह ये कितना होगा, कोई बंदा बता सकता है तो? सतारा कुछ बनते हैं सर। 17 नहीं, आप देखें 5.5 मीटर एक साइड पर है, 5.5 मीटर दूसरी साइड के ऊपर, तो 11 मीटर तो बन गया जी ये। अब दरमियान में 7.32 मीटर का गोल पोस्ट भी है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 18.32 मीटर, 18.32 मीटर ज़रब 5.5 मीटर का हमारे पास गोल एरिया होता है। ये याद रखिएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्वेश्चन आया हुआ, सॉरी फेडरल का ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, गोल एरिया की जो स्पेसिफिकेशन है वो कितनी होती है। इसी तरह फिर नेक्स्ट पेनल्टी एरिया की तरफ चलते हैं। तो पेनल्टी एरिया में क्या करते हैं, इसी गोल पोस्ट से हमने 16.5 मीटर के फासले के ऊपर ये निशान लगाना है, और यहाँ दूसरी साइड का गोल पोस्ट जो है वहां से 16.5 मीटर का
निशान ये लगाना, और इसको हमने जब ग्राउंड के अंदर की तरफ 16.5 मीटर लगाएंगे और इधर भी 16.5 मीटर लगाएंगे तो आपस में इन लाइनों को आपस में मिला दिया जाता है। तो ये जो बड़ी मुस्ततील हमारे पास बनती है, इस एरिया को पेनल्टी एरिया कंसिडर किया जाता है। तो पेनल्टी एरिया की टोटल जो अगर हम लेंथ इसका एरिया की बात करते हैं तो ये 16.5 मीटर जो है इसकी चौड़ाई, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो ये तकरीबन 40.16.5 एक तरफ, 16.5 दूसरी तरफ, तो बन गया जी 33, और 7.32 दरमियान में है गोल पोस्ट का एरिया। तो इस तरह ये 40.32 मीटर का जो पेनल्टी एरिया हमारे पास बनता है। अब पेनल्टी मार्क जो हमने लगाया था सेंटर गोल लाइन के सेंटर से 11 मीटर मैदान के अंदर की जानब, तो इस मार्क के ऊपर हम खोलते हैं जी वही सेंटर सर्कल वाली पैमाइश 9.15 मीटर जो है रेडियस जो था उतना खोल के हम उसको जो है आर्क लगाएंगे। ये कॉस जिसे हम लगाते हैं तो पेनल्टी आर्क इसे कहा जाता है। ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि फुटबॉल का कानून है कि जब कभी भी किसी खिलाड़ी को कोई किक मिलती है तो जो मुखालफ टीम का कोई भी खिलाड़ी उससे कम अज कम 10 गज के फासले के ऊपर होना जरूरी है। तो जब ये पेनल्टी किक लगाई जा रही होगी तो बाकी तमाम खिलाड़ी इस एरिया से पीछे पीछे रहेंगे। तो ये इसका मकसद होता है। तो इस तरह जो है वो पेनल्टी कॉस लगाई जाती है। तो सेंटर सर्कल की आपको समझ आ गई, पेनल्टी आर्क की आपको समझ आ गई, पेनल्टी एरिया की समझ आ गई, गोल एरिया की समझ आ गई, गोल पोस्ट की समझ आ गई। इसमें और जो साइडें हैं चारों कोनों के ऊपर जो है वो बिल्कुल कोने के ऊपर 1 जो मीटर का रेडियस जो है वो लगाया जाता है, कोस लगाई जाती है, जिसको कार्नर का जो है वो निशान कहा जाता है, और इसके ऊपर कार्नर के ऊपर जो है वो फ्लैग को नस्ब किया जाता है। सर ये पेनल्टी कॉस्ट दोबारा समझाएं प्लीज, ये किस मकसद के लिए लगाई जाती है? जी एक मिनट, माइक किसी का ओपन है जी। हाफिज दाऊद साहब आपने क्या पूछा पेनल्टी कॉस्ट का? सर जी सर पेनल्टी कॉस्ट जरा जी बताएं। पेनल्टी कॉस्ट जो है ये जो हमने पेनल्टी मार्क लगाया था 11 मीटर के फासले के ऊपर, इसकी तो समझ है कि ये जो सेंटर लाइन थी, ये सॉरी गोल लाइन थी, गोल लाइन के बिल्कुल मरकज से हमने मैदान के अंदर की जानब 15 सेंटीमीटर इसकी जो थी वो चौड़ाई थी, तो 6 इंच उसको हम कह सकते हैं। तो ये चौड़ाई इतनी का वो मार्क लगाया था कि जब भी पेनल्टी किक लगाई जा रही होती है तो फुटबॉल को इस मकाम पर रखा जाता है। तो इस मकाम से 9.5 मीटर हम खोलते हैं जो मेजरमेंट टेप है, और उसको बिल्कुल इस तरह सामने लेकर जाते हैं। तो 9.15 मीटर यहाँ पर बनता है, तो उसको फिर कॉस की शक्ल में लगाते हैं, और ये कॉस जो है इस पेनल्टी एरिया की जो लाइनें हैं उनको टच करती है, तो इसको पेनल्टी आर्क कहा जाता है। जब भी पेनल्टी किक लगाई जा रही है। ये वो क्वेश्चन सर। जी सर अगर आप टाइप ऑफ किक बताएं सर। कौन सी किक? सर जो फुटबॉल में टाइप्स ऑफ कितने किस्म के होते हैं सर? वो नेक्स्ट है, वो आगे है, अभी तो हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे कुछ सर यहाँ पे मतलब ये नेट का मसला चल रहा है, कुछ क्वेश्चन में डाउट है, अगर बता दे, अगर बीच में मतलब क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए फिर मसला नहीं होएगा मेरे लिए सर। अगर आप बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज से रिलेटेड क्वेश्चन है सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं। लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, वो नो इशू है। जो सीक्वेंस के साथ हम चल रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। रिकॉर्डिंग का लिंक जो है वो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। चलो ठीक है। तो जी यहाँ पर जो पेनल्टी आर्क है लगाई जाती है, यानी कि जब भी पेनल्टी किक लगाई जा रही होगी तो तमाम खिलाड़ी यानी कि वो इस एरिया में रहेंगे पेनल्टी एरिया के बाहर, और यहाँ से भी कम अज कम जो है वो पेनल्टी के आर्क के बाहर रहेंगे। यानी कि कोई भी खिलाड़ी 9.15 मीटर के करीब उस खिलाड़ी के नहीं आ सकता, उसको वो फ्रीली यहाँ से जो है वो करता है। आगे सिर्फ एक गोलकीपर खड़ा होता है जो कि उस किक को रोक रहा होता है। तो ये टोटल जो पैमाइशें हैं मेरा ख्याल है हमने कवर कर ली हैं। गोल पोस्ट का बता दिया, गोल एरिया का बता दिया, पेनल्टी एरिया का बता दिया, पेनल्टी आर्क हो गया, सेंटर सर्कल जो था वो हमने डिस्कस कर लिया।
तो जो कार्नर के ऊपर फ्लैग हैं चारों कोनों के ऊपर लगाए जाते हैं, जबकि जो सेंटर लाइन है हाफ वे लाइन जिसे कहा जाता है, तो इससे 1 मीटर बाहर मैदान के जो लगाए जाते हैं कार्नर फ्लैग, दोनों साइडों के ऊपर जो है वो फ्लैग लगाए जाते हैं। साइडों के ऊपर जो फ्री एरिया है वो होता है। होपफुली इसमें अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है पेनल्टी एरिया में, पेनल्टी आर्क में, पेनल्टी मार्क में, कॉर्नर एरिया में, गोल एरिया में, तो या गोल पोस्ट में, तो उसके बारे में आप डिस्कस कर लें अभी बेशक मेजरमेंट के सर हवाले से। फ्लैग की लंबाई बता दें कितनी होगी? 1.5 मीटर मिनिमम, और यानी कि उसका जो हाँ जी मिनिमम जो है वो 1.45 है, वही यानी कि 1.5 मीटर ही कंसिडर की जाती है, या उसको हम 5 फुट जो है ऊंचाई कह सकते हैं। और जो आगे झंडी होती है वो 12 सेंटीमीटर की होगी, सॉरी 12 इंच, या उसको 30 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। सर इसका कोई कलर भी मखसूस होता है? इस कलर की होंगी? मखसूस का यानी कि सारी वो फ्लैग है रेड कलर की अमूमी तौर पर ये होती हैं, या रेड कलर होगा या येलो कलर होगा। सर ये पेनल्टी एरिया और गोल एरिया में क्या डिफरेंस है सर? यानी कि एक मखसूस एरिया है, वो आगे हम उसमें पढ़ेंगे जी किस एरिया से कौन सी सजा मिलेगी। पेनल्टी एरिया में अगर कोई खिलाड़ी यानी कि इस दफाई टीम का कोई खिलाड़ी जानबूझकर फाउल करता है और मुखालफ जो खिलाड़ी है उसको किक कर देता है, तो इस सूरत में जानबूझकर यानी कि इरादतन अगर करता है, तो उस सूरत में यहाँ से पेनल्टी जो किक है वो दी जाएगी मुखालफ टीम को, या जानबूझकर वो बाल को पकड़ लेता है तो उस सूरत में भी जो पेनल्टी किक है वो दी जाएगी। बाहर से अगर इस एरिया से अगर वो बाल को पकड़ता है तो उस सूरत में हैंडबॉल दिया जाता है। सर ये जो भी जिस दोस्त ने सवाल किया है, मेरा सवाल भी इसी से रेलिवेंट है कि गोल एरिया और पेनल्टी एरिया ये इन दोनों को अलग अलग नॉमिनेट किया जाता है। एक तो पहली चीज़ ये क्लियर करें कि ये जो गोल कीपर होता है ये कहाँ तक आकर बॉल को हाथ से पकड़ सकता है। दूसरा सर ये जो गोल एरिया है और ये पेनल्टी एरिया है, पेनल्टी का तो निशान लगा हुआ यहाँ से पेनल्टी लगाते हैं, इनमें दोनों का थोड़ा सा फ़र्क भी बताएं कि अगर कोई सवाल करता है कि इस मामले में इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो काइंडली आप अपने इल्म से जो है सब लोगों को इस चीज़ से भी ज़रा नवाज दें। जी जो गोल के जो पहली बात के जो गोल एरिया है, जब भी फॉर एग्जांपल है बाल मैदान में खेला जा रहा होता है, तो अगर गोल लाइन को क्रॉस कर जाता है साइडों से यानी कि गोल नहीं हुआ और बाल बाहर चला गया, तो अब जब दोबारा खेल का आगाज किया जाना है वो गोल किक से होगा। तो वो गोल एरिया की ये जो लाइन है, चाहे वो इस कोने के ऊपर रखे, इस लाइन के ऊपर या यहाँ पर, तो वो यहाँ से उसका आगाज किया जाता है। वो गोलकीपर इसको किक लगा सकता है या कोई फुल बैक जो होता है वो भी इसको किक लगा सकता है। अगर बाल आ रहा था और जो गोलकीपर है उसने खुद ही बाल को आते हुए उसने कवर किया, उसने पकड़ा है, तो उस सूरत में अब बाल को रख कर किक नहीं लगाया जाएगा, या तो वो हाथों से उसको पास करेगा यानी कि जो भी अपनी टीम का साथी खिलाड़ी, फिर उसका वो आगाज जो है उसको बाल को रख के नहीं लगाएगा, हाथों से या तो फेंकेगा या फिर बाल को अपने हाथों में पकड़ के हवा में उछालते हुए जो किक है वो कर देता है। तो जो पेनल्टी एरिया है, तो पेनल्टी एरिया में बेसिकली अगर आपकी कोई टीम का कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर कोई भी फाउल करता है, तो उस सूरत में मुखालिफ टीम को जो पेनल्टी किक है वो दी जाती है। तो बाकी जो गोलकीपर है वो इस एरिया में यानी कि जो एरिया पेनल्टी मार्क का एरिया, इसके अंदर अंदर जो है वो बाल को आके रिसीव कर सकता है। क्लियर सर, थैंक यू। जी तो नेक्स्ट मेरा ख्याल है डायमेंशन हमने कर ली है। एक मिनट इसको मैं गोल एरिया हो गया जी, पेनल्टी एरिया हमारा हो गया, कॉर्नर एरिया, फ्लैग का पूछा था किसी ने क्वेश्चन, 1.5 जो मीटर है इसकी हाइट होती है 5 फीट, और नॉन पॉइंटेड टॉप होता है यानी कि ऊपर से जो इसका किनारा है वो नकीला नहीं होगा,
और हर कोने के ऊपर इसको नस्ब किया जाएगा। जो हाफ वे लाइन के करीब किए जाते हैं, हाफ लाइन से कम बाहर वाली साइड के ऊपर 1 मीटर बाहर वाली साइड के ऊपर ये जो फ्लैग पोस्ट है वो नस्ब किए जाएंगे। गोल पोस्ट हम पहले कर चुके थे। अब आ जाते हैं बाल की तरफ कि जो बाल है वो कैसी होगी। तो बाल मस्ट बी स्फेरिकल एंड मेड ऑफ सूटेबल मटेरियल, गोलाई की शक्ल में होती है और सूटेबल मटेरियल के बाहर से जो इसका कवर है वो चमड़े का होता है, लेदर का, और अंदर जो है वो रबड़ से बना हुआ जो ब्लेंडर है वो मौजूद होता है जिसमें हवा मौजूद होती है। तो सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो 68 मिनिमम और मैक्सिमम 70 सेंटीमीटर जो है वो होता है, यानी कि जो वाली बाल की बाल है उससे थोड़ा सा छोटा होता है, उसका हमने पढ़ा था 65 से 67 सेंटीमीटर, तो ये 68 से 70 सेंटीमीटर जो है वो होता है। और अगर इंचेस की बात करते हैं तो 27 से 28 इंच सरकमफ्रेंस जो है वो होता है। मैस की अगर बात कर रहे हैं या उसको हम कह सकते हैं वेट, तो चूंकि हमारे यहाँ वो कॉमन वर्ड वेट ही यूज किया जाता है लेकिन ऑफिशियली ये मैस होता है। तो मैस की अगर हम बात करते हैं वेट तो ये 410 ग्राम मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम 450 ग्राम जो है वो होता है। अगर ऑunce में उसको लेते हैं तो 14 से 16 ऑunce के दरमियान जो है ये वजन होता है। तो अगर प्रेशर की बात करते हैं एटमॉस्फेयर लेवल के ऊपर 0.6 से 1.1, या अगर उसको हम एट सी लेवल की बात करते हैं 6 पॉइंट से लेकर 600 से लेकर 1100 ग्राम पर मकाब सेंटीमीटर जो है मुरब्बा सेंटीमीटर, या अमूमी तौर पर उसको अगर हम पाउंड की बात करते हैं तो 8.5 से लेकर 15.6 जो पाउंड है हवा उसमें मौजूद होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव बाल, कब जो बाल है उसको तब्दील किया जाता है? अगर जब भी बाल डिफेक्टिव हो जाए, यानी कि दौरान खेल बाल नकारा हो जाए, फट जाए, हवा निकल जाए, या उसकी जो ऊपर वाला चमड़ा है कवर है वो खराब हो जाए, तो उस सूरत में जो बाल है वो डिफेक्टिव तस्वर की जाती है। तो फौरी तौर पर मैच जो है उसको रोक दिया जाता है, प्ले इज स्टॉप्ड एंड रीस्टार्टेड विद ड्रॉप्ड बाल। तो ड्रॉप बाल क्या होता है कि जो अंपायर होता है, सॉरी रेफरी जो होता है, वो जहां पर खेल रुकी थी, यानी कि जहां पर बाल थी और नकारा हुई थी वहां पर खेल को रोका गया था, तो वहीं पर जो बाल है उसको हवा में वो उछाल देता है और फिर जो भी टीम उसके ऊपर कब्जा कर ले तो जो खेल आगे शुरू हो जाता है। अगर बाल जो है वो डिफेक्टिव हो दौरान किक ऑफ या गोल किक या कॉर्नर किक के दौरान या फ्री किक के दौरान, पेनल्टी किक के दौरान या थ्रो इन के दौरान, तो उन सूरतों में जिस भी किस्म के ऊपर जो बाल थी वो खराब हुई थी, उसी सूरत में जो खेल का दोबारा आगाज, यानी किक ऑफ लगाने लगा था खिलाड़ी, उसने भी पांव टच किया और बाल जो है वो नकारा हो गई, तो उस सूरत में दोबारा जो खेल का आगाज है वो किक ऑफ के जरिए ही किया जाएगा। इसी तरह गोल किक है, कॉर्नर किक है, यानी कि जिस सूरत में बाल नकारा हुई थी उसी सूरत में जो खेल का आगाज दोबारा किया जाएगा। अगर दौरान खेल बाल यानी कि मैदान में थी और खिलाड़ी लेकर जा रहे थे, उस सूरत में बाल नकारा होती है तो उस सूरत में ड्रॉप बाल के जरिए जो बाल है वो तब्दील किया जाता है। अब थर्ड कंडीशन क्या है जी? इफ बाल बिकम डिफेक्टिव ड्यूरिंग अ पेनल्टी किक, पेनल्टी किक लगाई जा रही थी, उस सूरत में जो बाल है यानी कि पेनल्टी मार्क से बाल जो है वो आगे की तरफ हरकत में आ गई एंड और उसको अभी किसी खिलाड़ी ने भी टच नहीं किया, जो सामने वाला गोलकीपर है उसने भी टच नहीं किया, और ना ही वो गोल पोस्ट से भी टकराई थी ना क्रॉसबार से टकराई थी, और इस दौरान हवा के अंदर जो थी वो बाल नकारा हुई है, यानी कि जो फॉर एग्जांपल जिस जो खिलाड़ी पेनल्टी किक लगा रहा है उसने इतनी जोर से जो है वो किक लगाई है और बाल जो है वो हवा में फट गई है या उसकी जो हवा है वो निकल गई है, तो उस सूरत में वो जो पेनल्टी किक है वो दोबारा ली जाएगी, यानी कि वो पेनल्टी किक तस्वर नहीं होगी लगाई हुई। द बॉल में नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द मैच विदाउट द रेफरी परमिशन, क्योंकि ऑल इन ऑल जो है वो रेफरी होता है तो उसकी परमिशन के बगैर जो बाल है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये मेजरमेंट्स के हवाले से था हमारा पोर्शन। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट रूल्स हैं। डिफरेंट रूल्स में सबसे पहले हम आ जाते हैं टीम एंड इक्विपमेंट की तरफ, कि जो एक मैच है वो दो टीमों के दरमियान खेला जाता है, तो दो टीमें हैं
तो हर टीम में 11 खिलाड़ी जो हैं वो खेलते हैं मैदान के अंदर जो मौजूद होते हैं। उन 11 में से एक का गोलकीपर होना जरूरी है। ये नहीं कि 11 खिलाड़ी होंगे और एक गोलकीपर, तो इस तरह टोटल 12 बनते हैं, तो टोटल 12 नहीं होंगे, यानी कि जो आगे वाले फील्ड के प्लेयर हैं वो 10 होंगे और एक गोलकीपर। तो ये भी है। तो फील्ड लेन के टोटल जो फील्ड प्लेयर हैं, ऑन फील्ड प्लेयर, वो उनकी तादाद 11 होती है। तो मैच जो है वो में नॉट स्टार्ट और कंटिन्यू, यानी कि मैच अगर तो खिलाड़ियों की तादाद 7 से कम है तो फिर मैच या तो शुरू ही नहीं किया जाएगा, और अगर दौरान खेल कोई सूरत ऐसी बनती है, खिलाड़ियों कोई फाउल करते हैं, उस सूरत में उन्हें पेनल्टी के तौर पर मैदान से बाहर भेजा जाता है, और खिलाड़ियों की तादाद कम होकर 7 रह जाती है, 7 से कम हो जाती है, तो उस सूरत में भी मैच जो है वो जारी नहीं रहेगा। मैच दूसरी टीम जो है उसको फातेह करार दे दिया जाता है। जो तब्दीलियों की बात अगर हम करते हैं कि कितनी तब्दीलियां कर सकते हैं एक मैच में, तो मैक्सिमम उनकी तादाद 5 होती है, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 तक जो है वो तब्दीलियां। लाजमी नहीं है कि हमने 5 तब्दीलियां करनी ही करनी है, आप कोई तब्दीली भी ना करें, आप एक खिलाड़ी को तब्दील कर लें, आप 2 को कर लें, और ये भी नहीं है कि आपने एट ए टाइम ही 5 के 5 तब्दील करने हैं। आप पूरे मैच में किसी भी वक्त ये तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन रेफरी को इतला दिए बगैर आप खिलाड़ी को तब्दील नहीं कर सकते। द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट जो होते हैं उनका नाम पहले जो स्कोर शीट होती है वो लिख के दिए जाते हैं जी, ये हमारे खिलाड़ी हैं टोटल, उनका जो नाम है उस लिस्ट के ऊपर मौजूद होना चाहिए। अगर उस लिस्ट के ऊपर मौजूद नहीं है नाम, और खिलाड़ी बाद में आप उसको ग्राउंड में दाखिल कर देते हैं, तो ये इस बिना पर आपकी जो टीम है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो टीम के इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो प्लेयर जो है मस्ट नॉट यूज इक्विपमेंट और वियर एनीथिंग दैट इज डेंजरस, यानी कि उसमें क्या आ सकता है कि कोई रिंग नहीं पहनेगा, कोई लॉकेट नहीं पहनेगा, कोई ऐसी चीज हाथों के ऊपर अंगूठी वगैरह छल्ला जो कि किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए या उसके लिए खतरे का बाइस हो, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो पहनने की इजाजत नहीं होती। जो कंपल्सरी इक्विपमेंट उसमें जो शर्ट होती है विद स्लीव्स, शॉर्ट्स होती हैं, सॉक्स होती हैं, शिन गार्ड जो है ये लाजमी होते हैं। जिस तरह क्रिकेट में आपको पता है पैड होते हैं, तो इसी तरह जो शिन बोन है हमारी टिबिया, तो इस आपको पता है कि इसके ऊपर जो है वो उजलात की बड़ी बारीक सी तह है और ऊपर स्किन ही है, तो इसके ऊपर डायरेक्टली अगर जोर से अगर आप वो बाल मिस हो और खिलाड़ी की जो किक है वो आपकी बोन के ऊपर लग जाए तो ये बोन टूट सकती है। तो इस वजह से इसको कवर किया जाता है शिन गार्ड के जरिए, ताकि जो खिलाड़ी है वो इंजर्ड ना हो। उसके बाद फुटवेयर यानी कि जो जूते पहने जाते हैं, तो ये कंपल्सरी इक्विपमेंट है हर खिलाड़ी के लिए। जबकि जो गोलकीपर है वो जो कलर पहनेगा शर्ट का वो पूरी टीम की जो किट है उससे मुख्तलिफ होगा, यानी कि वाज़ेह पता होगा जी ये जो खिलाड़ी है वो गोलकीपर है। ऑल आइटम ऑफ ज्वेलरीज, नेकलेस है, रिंग है, ब्रेसलेट है, तो ये इनको ना पहनने की इजाजत है और ना ही छुपाने की इजाजत है। यानी कि बाज़ हम कहते हैं जी ऊपर से कोई पट्टी लपेट लेते हैं, तो नहीं, आपने इसको रिमूव करना है। यूजिंग टेप टू कवर ज्वेलरी इज नॉट परमिटेड, कि ज्वेलरी पहनी है, बाज़ कहते हैं ना जी नहीं ये हमारी कोई मन्नत मांगी हुई है या इस चीज को हम अलहदा नहीं कर सकते और ऊपर हम कोई चीज कवर करके पहन लेंगे, तो ऑफिशियली ऐसी इजाजत नहीं होती। आपने ऐसी जितनी भी चीजें पहननी है उसको उतारना है। द प्लेयर मस्ट बी इंस्पेक्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैच। जो असिस्टेंट रेफरी होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है, और स्पेशली जो फोर्थ ऑफिशियल होता है तो वो ये चीजें नोट कर रहा होता है। तो मैच रेफरी की तरफ आते हैं, जो ऑफिशियल की सर एक सवाल है। जी जी सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आपने सब्स्टिट्यूट की बात की है कि हम 5 खिलाड़ियों को चेंज कर सकते हैं, तो जो हम पहले हाफ में या दूसरे हाफ में हमने जिस खिलाड़ी को चेंज किया था उसको दोबारा इन कर सकते हैं, हाफ में कर सकते हैं या कर ही नहीं सकते, या दूसरे हाफ में कर सकते हैं? ये मैं ऐसे आपको गलत बता दूं, मैं वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। मेरा जो जाती ख्याल है कि उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। एक दफा जो बंदा आ गया बाहर उसको फिर उसकी जगह के ऊपर अल्टरनेट जो हमने भेज दिया वो तब्दील नहीं होगा। बाकी मजीद जो है वो मैं रूल बुक जो मेरे पास पड़ी है उससे वेरीफाई करके बताऊंगा।
ठीक। जी, तो मैच रेफरी की अगर हम बात करते हैं तो ईच मैच इज कंट्रोल्ड बाय अ रेफरी हु हैज फुल अथॉरिटी। अब एक रेफरी होता है, एक अंपायर होता है। सबसे पहले तो ये फर्क समझना जरूरी है। अंपायर क्या होता है? अंपायर इज द असिस्टेंट ऑफ रेफरी। क्रिकेट मैच में अंपायर जो है वो ऑन फील्ड होता है, और अंपायर का जो फैसला है, जैसे हम लोकल लेवल के ऊपर कोई टूर्नामेंट करवाते हैं तो हम उसके ऊपर क्या लिखते हैं जी, अंपायर का फैसला हतमी होगा। तो अंपायर का फैसला कभी भी हतमी नहीं होता, उसके खिलाफ रिव्यू लिया जा सकता है। तो आज जैसे क्रिकेट है, उसमें आपको पता है जी, कोई अगर फैसला है तो जिसको भी एतराज है वो रिव्यू ले लेते हैं, तो जो पीछे बैठा थर्ड अंपायर है वो जज कर लेता है। जबकि जो रेफरी होता है, रेफरी का फैसला हतमी होता है। लेकिन अब इसमें भी क्योंकि जो रिसेंटली आपको पता है कतर में हुआ है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो था वो किया गया था। रेफरी अपना फैसला दे देता था, लेकिन वो खुद अगर रिव्यू लेना चाहता था तो वो रिव्यू भी ले सकता था अपने तौर पे। तो उस सूरत में यानी कि जो वैसे जो रेफरी होता है उसका ऑन फील्ड वो जो भी कर देता है फैसला, वही उसको फाइनल तस्वर किया जाता है। लेकिन वो फैसला अपनी मर्जी का नहीं, वो अकॉर्डिंग टू ला जो होना चाहिए, जो गेम के ला है उनके। तो जो मैच रेफरी है उसका पास पूरा अख्तियार है कि जो कवानीन है, ला ऑफ गेम है IFAB के, तो उनको वो इन्फोर्स करे, कंट्रोल दी मैच इन कोऑपरेशन विद अदर मैच ऑफिशियल। अदर मैच ऑफिशियल में कौन कौन से होते हैं? लाइनमैन, जिन्हें असिस्टेंट रेफरी यानी कि जो साइडों के ऊपर खड़े होते हैं झंडी लेके, जो कि बता रहे होते हैं जी बाल किसको टच करके बाहर गया था या ऑफ साइड प्लेयर था, तो उसकी जो मामनत है वो करते हैं। तो उनकी मामनत से जो है वो करता है। उसके अलावा रेफरी एक्ट एज अ टाइम कीपर, यानी कि उसने हाथ में स्टॉप वॉच जो है वो पकड़ी होती है। चूंकि ये मैच जो है वो 45 मिनट के 2 हाफ के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो जो टाइम कीपर के तौर पर भी वो फराइज सर अंजाम दे रहा होता है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मैच एंड प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद अ मैच रिपोर्ट। वो पूरा मैच जो है उसका रिकॉर्ड रखता है जी, कितने खिलाड़ी को मैंने येलो कार्ड दिए, कितनों को वार्निंग दी थी, कितनों को रेड कार्ड दिया था, कितने गोल हुए थे। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो एट एंड अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार करता है, और जो मुतल्लिका अथॉरिटी है उनको जमा करवाता है, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिसिप्लिनरी एक्शन एंड एनी अदर इंसिडेंट दैट अकर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मैच। और ये सुपरवाइज करता है एंड और इंडिकेट the restart of play, take disciplinary action against player guilty of cautionable and sending of offenses। तो ये तमाम इन चीजों का इख्तियार जो है वो मैच रेफरी के पास होता है। उसके अलावा मैच रेफरी के पास इख्तियार है कि वो अलाउ प्ले टू कंटिन्यू until the ball is out of play if a player is only slightly injured। कि अगर खिलाड़ी जो है वो माइनर सा इंजर्ड है और बाल जो है वो खेल से बाहर नहीं अभी गई, तो उस सूरत में उसको खेलने की इजाजत दे सकता है। लेकिन अगर खिलाड़ी जो सीरियसली इंजर्ड हो जाए तो उस सूरत में रेफरी के पास ये इख्तियार है कि वो मैच को रोक देता है। उसके अलावा स्टॉप, सस्पेंड और अबंडन्स, यानी कि मैच को मंसूख भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, रोक भी सकता है मैच ऑफ फॉर एनी ऑफेंस ऑफ बिकॉज ऑफ आउटसाइड इंटरफेरेंस, अगर बाहर से कोई मुदाखलत होती है। रेफरी के पास जो सामान होता है उसमें सबसे पहले तो विसल होती है और वॉच होती है, स्टॉप वॉच जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा रेड एंड येलो कार्ड होते हैं, तो जो भी अगर कोई खिलाड़ी है फाउल करता है तो उस सूरत में जो दिखाए जाते हैं। उसके अलावा नोटबुक होती है छोटी सी, जिसके ऊपर वो अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो साथ साथ नोट कर रहा होता है। उसके बाद फिर असिस्टेंट रेफरीज में आ जाते हैं। उनका काम क्या है कि द होल ऑफ द बॉल लीव द फील्ड ऑफ प्ले एंड विच टीम इज इंटाइटल्ड टू अ कॉर्नर किक, गोल किकर, थ्रो इन। तो ये साइडों के ऊपर होते हैं। ये अंपायर की जो रेफरी है उसकी मामलत करते हैं जी, बाल किस खिलाड़ी को लग के बाहर गई थी, क्या ये कॉर्नर किक बनती है या गोल किक बनती है, या अगर साइड वाली जो लाइन है टच लाइन को क्रॉस करके बाहर गई है तो किस टीम के आखिरी टच को करके गई है, थ्रो इन किस टीम को मिलेगी। तो इसका जो मामलत है वो ये करते हैं। प्लेयर इज इन एन ऑफ साइड पोजिशन, अगर कोई जाता है ऑफ साइड पोजिशन के ऊपर तो उस सूरत में भी ये उसको नॉमिनेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वेस्टेड, कोई हमने जो खिलाड़ी है उसको अंदर भेजना है, तब्दील करना है, उस सूरत में भी ये जो बाहर बैठा कोच है वो इसको रिक्वेस्ट करता है। तो ये आगे जो है वो इशारा, इनके हाथ में झंडी होती है और झंडी के मखसूस इशारे से जो उसको इन्फॉर्म करते हैं रेफरी को, और फिर जो खिलाड़ी है वो जिसने अंदर से बाहर जाना है और बाहर से अंदर आना है तो ये आपस में तब्दील होते हैं।
पेनल्टी किक जब लगाई जा रही होती है तो गोलकीपर जो है वो गोल लाइन से किक लगने से पहले तो नहीं हरकत में आ गया, आगे तो नहीं निकल आया, या पीछे तो नहीं था, या उसने बाल जो लाइन थी उसको क्रॉस किया था या नहीं किया, तो इन तमाम चीजों का फैसला ये असिस्टेंट रेफरी करते हैं। असिस्टेंट रेफरी assistants also include monitoring and substitution procedure. Assistant referee may enter the field of play to help control of the 9.15 मीटर डिस्टेंस के अगर कोई किक लगाई जा रही है और मुखालफ जो खिलाड़ी है वो करीब खड़ा है 9.15 मीटर के फासले के ऊपर नहीं है, तो ये मैदान के अंदर आ सकता है, और जो भी टीम का दूसरा खिलाड़ी है उसको मतलब का जो फासला है कम से कम 10 गज का फासला, उस फासले के ऊपर ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक फोर्थ ऑफिशियल होता है, ये भी मामनत के लिए होता है, जो कि सुपरवाइज करता है तमाम तब्दीली का मरहला के जो खिलाड़ी अंदर जा रहा है उसको चेक करता है, उसके साजो सामान को देखता है कि इसने कोई ऐसी चीज तो नहीं पहनी, और उसके अलावा री एंट्री ऑफ अ प्लेयर फॉलोइंग अ सिग्नल अप्रूवल फ्रॉम द रेफरी, और सुपरवाइज करता है रिप्लेसमेंट, कोई बाल जो है उसकी रिप्लेसमेंट अगर करनी है उसको करता है, indicating the minimum amount of additional time the referee intend to play at the end of each half including extra time। तो ये तमाम जो चीजें हैं, या उसके अलावा जो रेफरी या दूसरे जो रेफरी को इन्फॉर्म करता है अगर कोई भी टीम का ऑफिशियल जो है टेक्निकल एरिया में जो बैठा है और वो उसका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, तो उसको भी ये नॉमिनेट करता है। तो पीरियड ऑफ प्ले की अगर हम बात करते हैं तो 45 मिनट के 2 इक्वल हाफ होते हैं। हाफ टाइम का इंटरवल कितना होगा? प्लेयर आर इंटाइटल्ड टू एन इंटरवल एट हाफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 15 मिनट के 45 मिनट की खेल हुई, उसके बाद 15 मिनट जो है वो मैक्सिमम, 15 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता, 15 मिनट की जो ब्रेक है वो होती है। उस दौरान जो है अब जो खिलाड़ी है वो आपस में साइडें भी तब्दील करते हैं। तो अ शॉर्ट ड्रिंक ब्रेक विच शुड नॉट एक्सीड 1 मिनट इन परमिटेड एट द इंटरवल ऑफ हाफ टाइम इन एक्स्ट्रा टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उस सूरत में जो ब्रेक है वो होती है। अलाउंस फॉर टाइम, आपने अगर किसी ने इस दफा जो वर्ल्ड कप देखा है तो उसमें नोट किया होगा कि 45 मिनट का टाइम पूरा भी हो जाता था तो मैच को रोका नहीं जाता, क्योंकि ऊपर जो मैच चल रहा होता था, टाइम चल रहा होता था, तो वो स्टॉप वॉच का टाइम था, तो अलाउंस दिया जाता है, थोड़ा सा जो टाइम लॉस्ट हो जाता है किस वक्त के खिलाड़ी को तब्दील करना होता है, तो उस वक्त घड़ी जो है उसको रोका नहीं जाता। इसी तरह कोई असेसमेंट करनी है या कोई इंजर्ड प्लेयर है उसको बाहर निकालना है तो उस वक्त भी वो टाइम चल रहा होता है। अगर किसी को येलो कार्ड दिखाया, रेड कार्ड दिखाया, उस सूरत में भी जो स्टॉप वॉच है उसको नहीं रोका जाता। अगर VAR टेक्नोलॉजी जो यूज की गई थी रिव्यू सिस्टम की चेक की, तो अगर उस को भी कोई रेफरी कर रहा है तो उस सूरत में भी टाइम जो है वो नहीं रोका जाता। यानी कि इन तमाम चीजों में जो टाइम जाया हुआ होता है रेफरी के पास इख्तियार है कि उसको 5 मिनट 7 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। अलाउंस फॉर टाइम लॉस्ट, जो टाइम जाया हुआ था उसके अलाउंस की सूरत में। उसके बाद स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ मैच है। किक ऑफ से मैच जो है उसका आगाज किया जाता है, बोथ हाफ का, तमाम मैचेस का, और एक्स्ट्रा टाइम अगर है तो उसका भी आगाज किक ऑफ से किया जाएगा। हाँ, अगर किसी टीम ने गोल कर दिया तो दोबारा जो खेल का आगाज है वो अपने एरिया से नहीं होगा, बल्कि जो सेंटर सर्कल है वहां से वो टीम आके जो नेक्स्ट जिस टीम के खिलाफ गोल हुआ है वो टीम अब बॉल को लेकर आएगी और किक ऑफ से जो खेल है उसका आगाज करती है। तो फ्री किक की बात की थी, डायरेक्ट 2 तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट फ्री किक होती है और एक इनडायरेक्ट फ्री किक होती है। उसके अलावा पेनल्टी किक्स हैं, थ्रो इन है, गोल किक्स हैं एंड कॉर्नर किक्स स्टार्ट, यानी कि हर एक की मुख्तलिफ सूरतें हैं, फाउल की कंडीशन के ऊपर है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, पेनल्टी किक है, थ्रो इन है, यानी कि मुख्तलिफ सूरतें होती हैं जिनमें बाल जो है वो बाहर जाता है मैदान से, तो वापस जो खेल का आगाज है वो किन सूरतों में किया जाता है, तो ये हो सकती है, यानी कि रीस्टार्ट के तौर पर इनको इख्तियार किया जाता है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि बाल जो अगर नकारा हो जाए तो उस सूरत में भी ड्रॉप बाल जो है वो ड्रॉप बाल के जरिए जो खेल है उसका आगाज किया जाता है। तो सबसे पहले किक ऑफ की तरफ जाते हैं, तो किक ऑफ है क्या? तो जो तमाम खिलाड़ी हैं, किक ऑफ जब लगाई जा रही होती है, एक्सेप्ट द प्लेयर टेकिंग द किक ऑफ मस्ट बी इन देयर ऑन हाफ ऑफ द फील्ड, तो तमाम जो खिलाड़ी अपने अपने हाफ में रहेंगे सवाए उस खिलाड़ी के, क्योंकि वो सेंटर सर्कल में है तो उस वक्त वो लाइन के दूसरी साइड के ऊपर आ जाता है।
तो अपोनेंट जो है, मुखालफ जितने भी खिलाड़ी हैं, वो तमाम खिलाड़ी कम अज कम 9.15 मीटर या 10 गज के फासले के ऊपर उनका होना जरूरी है जब किक ऑफ लगाई जा रही होती है। तो किक ऑफ लगाने का तरीका क्या है कि बाल जो है वो साकन हालत में होगी और उसको सेंटर मार्क जो है उस पर रखा जाता है। रेफरी विसल देता है, विसल के जरिए वो सिग्नल देता है। तो जैसे ही खिलाड़ी पांव लगाता है और बाल वाजे तौर पर हरकत करता है, तो उस सूरत में इसका मतलब है कि किक ऑफ या खेल का आगाज हो चुका है। किक ऑफ के ऊपर अगर कोई खिलाड़ी, यानी कि जो खिलाड़ी किक ऑफ ले रहा है, वो डायरेक्टली अपोनेंट के जो गोल पोस्ट है उसकी तरफ हिट कर दे और किक कर दे, और इस किक से अगर वो गोल हो जाए तो इसको गोल तस्वर किया जाएगा, क्योंकि किक ऑफ जो है वो डायरेक्ट फ्री किक, डायरेक्ट किक की जो एग्जांपल है। डायरेक्ट किक क्या होती है? वो किक जिसके ऊपर खिलाड़ी डायरेक्टली गोल कर सकता है, यानी कि वो किक अगर गोल पोस्टों के दरमियान से गुजर जाए तो वो गोल तस्वर किया जाएगा। तो गोल जो है, किक ऑफ के ऊपर गोल अगर कर दिया जाए तो वो हो जाएगा। अगर जिस बंदे ने किक ऑफ लगाई है उसने किक की थी लेकिन उसने अपने गोल पोस्टों की तरफ किक कर दी, ऐसा होता तो नहीं है। लेकिन अगर चले जी कोई कहे जी मैं पीछे को पास देता हूँ और वो पास कोई रोके ही ना और बाल जो है वो मूव करता हुआ अपने ही गोल की पोस्टों के नीचे से दाखिल हो जाए, तो उस सूरत में मुखालिफ टीम को गोल नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुखालिफ टीम को कॉर्नर किक जो है वो अवार्ड की जाती है। तो फिर मुखालिफ टीम जो खेल का दोबारा आगाज है वो कॉर्नर किक से करेगी। इफ द प्लेयर टेकिंग द किक ऑफ टचेस द बॉल अगेन बिफोर इट टच, यानी कि जिस खिलाड़ी ने किक ऑफ से उसको टच किया है, बाल को टच कर लिया है, बाल थोड़ी सी हरकत में आई है लेकिन वो इतनी हरकत में नहीं आई कि दूसरे किसी खिलाड़ी तक पहुंच पाए, और इस खिलाड़ी को डर पड़ गया जी आगे जो मतलब मुखालिफ खिलाड़ी है वो करीब है और वो मेरे खिलाड़ी को छूने से पहले वो ना इसको छू ले और बाल के ऊपर कब्जा हासिल न कर ले, तो इस सूरत में अगर वो ही जिसने किक ऑफ की थी वो ही दोबारा उसको टच कर देता है तो ये फाउल के जुमरे में आता है। तो फाउल के जुमरे में आएगा तो मुखालिफ टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक जो है वो दी। डायरेक्ट फ्री किक के ऊपर आप पास कर सकते हैं, उसके ऊपर गोल नहीं होगा। तो फॉर अ हैंडबॉल ऑफेंस, हैंडबॉल अगर होता है, हैंडबॉल क्या है? क्योंकि फुटबॉल नाम से वाज़ेह है कि आपने बाल को पाँव के साथ ही खेलना है, लेकिन अगर आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से बाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में भी फ्री किक जो है, कौन सी फ्री किक? दो तरह की हम हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो हैंडबॉल की सूरत में डायरेक्ट फ्री किक जो है वो अवार्ड की जाएगी, यानी कि खिलाड़ी किक लगाएगा, अगर वो गोल पोस्टों के दरमियान से गुजर गई तो उस सूरत में जो गोल है वो तस्वर किया जाएगा। तो बाल कब खेल में होती है और कब खेल में नहीं होती? अगर बाल मुकम्मल तौर पर गोल लाइन को या टच लाइन को या हवा में हो या जमीन के ऊपर हो क्रॉस जाए तो इसका मतलब है बाल खेल से बाहर जा चुका है। प्ले इस सूरत में क्या होगा? प्ले रोक दिया, खेल जो है वो रोक दिया जाता है, रेफरी विसल का सिग्नल देता है। अब देखा जाएगा कि ये जो बाल बाहर गया है ये किस टीम को टच करके गया है। अगर तो ये टच लाइन को क्रॉस करके गया है तो इसका दोबारा जो एंट्री होगी वो किस तरह होगी? थ्रो इन के जरिए एंट्री, यानी कि रीस्टार्ट किया जाएगा मैच। और अगर ये गोल लाइन को क्रॉस करके गया है तो फिर देखा जाएगा ये किस टीम के खिलाड़ी को गोल लाइन जो है वो करके गया है, गोल लाइन क्रॉस किया, किस टीम का आखिरी टच था। अगर तो दफाई टीम थी उसके खिलाड़ी को टच करके गया है तो उस सूरत में खेल का जो दोबारा आगाज है वो कॉर्नर किक के जरिए, यानी कि कोने से किया जाएगा। और अगर जो हमलावर टीम थी उस टीम के खिलाड़ी को टच करके गया है तो उस सूरत में जो खेल का आगाज है वो गोल किक के जरिए जो किया जाएगा। तो प्ले हैज बीन स्टॉप्ड बाय द रेफरी, इट टच अ मैच ऑफिशियल रिमेन ऑन द फील्ड ऑफ प्ले एंड team start a promising attack, the ball goes directly into the goal or the team in possession of the ball change. In all these cases play is restarted with the drop ball. तो अब बॉल इन प्ले, बाल कब खेल में होगा? जैसे ही रेफरी का विसल हुआ, मैच ऑफिशियल जो था उसने विसल किया, तो या जो व्हेन इट रिबाउंड ऑफ अ गोल पोस्ट, क्रॉस बार और कॉर्नर फ्लैग पोस्ट एंड रिमेन ऑन द फील्ड, तो उस सूरत में
जो बाल है वो खेल में तस्वर किया जाएगा, यानी कि खिलाड़ी ने किक की थी, गोल पोस्ट की क्रॉस बार को टकराया, बाहर नहीं गया, मैदान के अंदर वापस आ गया, तो खेल रुका हुआ तस्वर नहीं किया जाएगा, वो खेल जारी है, दूसरा खिलाड़ी उसको टच कर सकता है। कॉर्नर के फ्लैग को टकरा के अंदर आ गया, उस सूरत में भी जो मैच के अंदर ही बाल तस्वर किया जाएगा। तो ऑफ साइड का हमने पढ़ा था, तो ऑफ साइड क्या है, और बड़ी ये कॉमन टर्म है जो कि फुटबॉल में यूज की जाती है, और मोस्टली जो कंफ्यूजन है वो इसी में होती है। हॉकी में भी ऑफ साइड होता था, लेकिन हॉकी में ये जो कानून है अब खत्म हो चुका है, लेकिन फुटबॉल में अभी भी ये कानून मौजूद है। ऑफ साइड, इट इज नॉट एन ऑफेंस टू बी एन ऑफ साइड पोजिशन, ये कोई फाउल नहीं है। आप अगर ऑफसाइड पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं तो कोई फाउल नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं और उस पोजीशन में खड़े हुए आप बाल को खेलने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में जैसे ही आपने बाल को टच किया तो आपकी जो पोजीशन है उस बेस के ऊपर आपको ऑफसाइड करार दे दिया जाता है। एनी प्लेयर A player is in offside position if any part of head, body or feet is in the opponent half excluding the halfway line, and any part of the head, body or feet is nearer to the opponent goal line than both the ball and the second last opponent। नेक्स्ट जो तस्वीर है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें तस्वीर के जरिए वजाहत की गई है। A player is not in an offside position if level with the second last opponent, के दो मुखालिफ टीम का खिलाड़ी भी मौजूद है, आप भी मौजूद हैं, दोनों सेम पोजीशन के ऊपर हैं, उस सूरत में जो ऑफसाइड पोजीशन नहीं है, या आपके पीछे जो है दो खिलाड़ी मुखालिफ खड़े हुए हैं, उस सूरत में भी आप ऑफसाइड नहीं है। देयर इज नो ऑफसाइड ऑफेंस इफ अ प्लेयर रिसीव द बॉल डायरेक्टली फ्रॉम अ गोल किक, थ्रो इन और अ कॉर्नर किक। तो इन सूरतों में आप जो है ऑफसाइड तस्वर नहीं किए जाते। इफ एन ऑफसाइड ऑफेंस अक्कर, अगर कोई खिलाड़ी ऑफसाइड पोजीशन के ऊपर होता है तो मुखालिफ टीम जो रेफरी है वो फौरी तौर पर विसल बजाता है, क्योंकि जो बाहर लाइनमैन या असिस्टेंट रेफरी खड़ा है वो इशारा करता है जी खिलाड़ी ऑफसाइड है, तो रेफरी विसल बजाता है। तो इस सूरत में मुखालिफ टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक जो है वो दी जाती है, यानी कि बाल का कब्जा उसके पास आ जाता है और वो बाल को पास कर सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट फ्री किक के ऊपर गोल नहीं हो सकता। तो ये जी अब आपने बताना है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जी। अब जो रेड कलर में आपको प्लेयर नजर आ रहे हैं तो ये क्या है, अटैकर हैं। इसी तरह जो ब्लू कलर में आ रहे हैं वो डिफेंडर खिलाड़ी हैं, और जो गोलकीपर है वो ब्लू खिलाड़ी है, और हमारा एक खिलाड़ी वहां पर पहले ही जाके खड़ा है। तो ये खड़ा होना कोई जुर्म नहीं है, ये ऑफसाइड नहीं होगा कब तक, जब तक कि ये बाल को टच नहीं करेगा। अब इधर से वो बाकी तमाम खिलाड़ी आगे हैं, हमारा खिलाड़ी अटैकर खिलाड़ी वो गोल पोस्ट के नजदीक है, और ये रेड कलर वाला आपको तीर का निशान नजर आ रहा है, यहाँ से डायरेक्टली पास देता उस बंदे को। अब जब तक वो खड़ा था कोई फाउल नहीं था, लेकिन जैसे ही बाल उसके पास जाएगा उसने टच किया तो ये क्या है, ऑफसाइड हो जाएगा। ऑफसाइड पोजीशन जो है तब ये जो है ऑफसाइड होगा, और उस सूरत में अगर वो गोल भी कर दे तो वो गोल तस्वर नहीं किया जाएगा। इस टीम को, डिफेंडर टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक जो है वो अलॉट कर दी जाएगी अगर वो इंटरफेयर कर रहा है। अगर वो अकेला खड़ा रहता तो उस सूरत में कोई ऑफसाइड नहीं था। एन अटैकर इज एन ऑफसाइड पोजीशन ए, नॉट इंटरफेयरिंग विद एन अपोनेंट, कोई वो नहीं कर रहा। तो जब वो टच करता है बाल को, असिस्टेंट रेफरी मस्ट रेज द फ्लैग व्हेन द प्लेयर टचेज द बॉल। पहले जब वो नहीं कर रहा था तो खड़ा था, कोई इशू नहीं था, लेकिन जैसे वो बाल को टच करता है उस सूरत में जो असिस्टेंट रेफरी है वो फ्लैग है उसको बुलंद कर देगा, मखसूस इशारा जो होगा ऑफसाइड का। तो उस सूरत में ये जो ए नंबर के ऊपर खिलाड़ी खड़ा है ये ऑफसाइड तस्वर किया जाएगा। होपफुली इसमें आपको कंफ्यूजन इसकी खत्म हो गई। ऑफसाइड का हमने पढ़ा था जी, कम अज कम उसका एक खिलाड़ी जो है वो पीछे होना चाहिए। अब दूसरा है जी एन अटैकर इन एन ऑफसाइड पोजीशन। अब देखें इस तस्वीर में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कानून ऑफसाइड का। मैं स्क्रीन इसको बड़ी कर रहा हूँ जी। अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो रेड कलर वाले अटैकर हैं
ये गोल डिफेंडर खिलाड़ी हैं ब्लू कलर वाले, और डार्क ब्लू जो कलर है वो गोलकीपर जी के साथ लिखा हुआ है। अब ये खड़ा है जी ए के ऊपर अटैकर इस टीम का। अब ये वहां पर खड़ा है, कोई ऑफसाइड, जैसे आपको बताया कि ऑफसाइड नहीं है। इस खिलाड़ी ने बॉल को पास किया और बॉल डायरेक्टली गोल पोस्ट में चला गया, तो इस खिलाड़ी ने उस बॉल को टच नहीं किया, तो ये गोल तस्वर होगा। इस सूरत में ये खिलाड़ी ऑफसाइड नहीं है, क्योंकि ये ऑफसाइड कब होना था, जब ये बॉल को टच करता। तो ऑफसाइड पोजीशन के ऊपर खड़े होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप ऑफसाइड पोजीशन के ऊपर खड़े होकर बॉल को खेलते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं, तो तब ये जुर्म है। उस सूरत में जो मुखालफ टीम है उसको इनडायरेक्ट फ्री किक जो है वो अवार्ड कर दी जाती है। ऊपर इसकी तस्वीर की वजाहत लिखी है कि एन अटैकर इन एन ऑफसाइड पोजीशन ए, वो पोजीशन ऑफसाइड है, बट नॉट इंटरफेयरिंग विद एन अपोनेंट, कोई वो मुदाखलत नहीं कर रहा, डज नॉट टच द बॉल, और ना ही बॉल को वो खेलता है, द प्लेयर डिड नॉट टच द बॉल सो कैन नॉट बी पेनलाइज्ड, तो इस सूरत में वो ऑफसाइड नहीं होगा। होपफुली इसमें आपको क्लैरिफाई हो गया होगा ऑफसाइड की जो पोजीशन है। इसमें किसी की है कोई कंफ्यूजन तो वो आप पूछ लें। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट फ्री किक कब दी जाती है। जो क्वेश्चन था जी डायरेक्ट फ्री किक होती है और इनडायरेक्ट फ्री किक क्या होती है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं उनकी तरफ के डायरेक्ट फ्री किक क्या होती है और ये कब जो है वो अवार्ड की जाती है। जी यहां तक क्लियर है। यस सर क्लियर है। चले मैंने कहा पता नहीं सो गए सारे, कोई भी नहीं बोल रहा, मैं कितने कल ही बोल रहा मैं। चलें जी, नेक्स्ट है डायरेक्ट फ्री किक। डायरेक्ट फ्री किक इज अवार्डेड इफ अ प्लेयर कमिट, कब कब दी जाती है, जब आपका कोई खिलाड़ी चार्ज करता है, यानी कि हमला कर देता है मुखालफ टीम के ऊपर, मुखालफ टीम के ऊपर खिलाड़ी पर जंप कर देता है, या मुखालफ टीम को किक करता है, या जानबूझकर किक करने की कोशिश करता है, मुखालफ टीम को धक्का देता है, या स्ट्राइक और अटेम्प्ट टू स्ट्राइक इंक्लूडिंग हेड बट, तो टैकल और चैलेंज, ट्रिप्स और अटेम्प्ट टू ट्रिप, अ हैंडबॉल ऑफेंस, एक्सेप्ट ऑफ गोलकीपर विदिन देयर पेनल्टी एरिया होल्ड एन अपोनेंट, ये जो गोलकीपर को जो है वो पेनल्टी एरिया में बॉल को पकड़ सकता है उसको नहीं, बाकी जो है लेकिन अगर गोलकीपर भी पेनल्टी एरिया के अंदर अपना मुखालिफ खिलाड़ी वो देख रहा है जी बॉल इसके कब्जे में है तो ये गोल ना करते, उस पेनल्टी एरिया के अंदर अगर वो बॉल को कवर करने की बजाय मुखालिफ खिलाड़ी को पकड़ लेता है, उस सूरत में भी जो है वो होगा, डायरेक्ट फ्री किक जो है वो होगी। उसके बाद है जी इम्पेड्स ऑन अपोनेंट विद कांटेक्ट, उसके बाद है बिट्स और स्पिट्स, या काटना या थूकना मुखालिफ टीम के खिलाड़ी को या किसी भी मैच ऑफिशियल को, थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट द बॉल, कोई चीज बॉल के ऊपर फेंकना, बोतल वगैरह, और मेक कांटेक्ट विद द बॉल विद द हेल्ड ऑब्जेक्ट, तो इस सूरत में जो मुखालिफ टीम है उसको डायरेक्ट फ्री किक जो है वो अलॉट की जाती है। इंडिकेशन है जी हैंडबॉल के हवाले से एक, कि हैंडबॉल का एक कंसेप्ट है जी हैंडबॉल, तो हैंडबॉल कहाँ पर होगा, आपको ब्लू कलर इसमें ग्रीन कलर का एरिया नजर आ रहा है, अगर खिलाड़ी बॉल खेलते हुए उसके इस एरिया में टच होता है तो इसका मतलब है कोई हैंडबॉल नहीं है, और अगर इस जो शोल्डर ज्वाइंट है इसके जो नीचे वाली साइड है इसके नीचे अगर टच होता है बॉल खेलते हुए तो वो हैंडबॉल में आएगा, तो हैंडबॉल की सजा क्या है, डायरेक्ट फ्री किक जो है वो उसके ऊपर अलॉट की जाती है। तो इनडायरेक्ट फ्री किक क्या होती है, इनडायरेक्ट फ्री किक इज अवार्डेड इफ अ प्लेयर प्ले इन अ डेंजरस मैनर, डेंजरस मैनर से क्या मराद है जी, वो कभी इधर आ रहा है अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं खेल रहा और खतरनाक अंदाज में बस बॉल आ रही है और उसको आगे खिलाड़ी है साथ, तो पूरी कुव्वत से जो अपनी टांग है उसको बॉल के ऊपर मार रहे हैं, खतरनाक तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है, या इज अ गिल्टी ऑफ डिसेंट यूजिंग ऑफेंसिव इंसल्टिंग और अब्यूजिव लैंग्वेज और अदर वर्बल ऑफेंस,
लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, अब्यूजिव इंसल्टिंग। आपको याद हो अगर जैनुद्दीन ज़ैदान था जिसको इस बात के ऊपर मुस्लिम था, फुटबॉलर था, और अपने दौर का यानी कि गालबन 2006-7 की बात है जब हम उसे देखते थे, तो तब वो यानी कि उस वक्त जिस तरह आज मेसी को फॉलो करता है तो उस वक्त उसका अरूज था। तो मुस्लिम खिलाड़ी होने के नाते वो नहीं बर्दाश्त कर पाया, मुखालिफ टीम ने उसे ट्रैप करने की कोशिश की, जल्दी नहीं हुआ ट्रैप, उसका अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, वर्बल ऑफेंसिव यानी कि यूज किए। तो इस सूरत में वो अपने जो गुस्सा था उसके ऊपर काबू नहीं पाया और उसने टक्कर दे मारी थी मुखालिफ टीम का जो खिलाड़ी था। तो उस बिना पर उसको जो उसका जो कैरियर था वो बैन कर दिया गया था। तो वैसे अगर कोई खिलाड़ी करता है इंसल्टिंग और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है तो उस सूरत में इनडायरेक्ट फ्री किक जो है वो अलाट की जाती है। कमिट एनी अदर ऑफेंस नॉट मेंशन इन लॉ, कोई भी ऐसी गलती जो कि कानून में जिसकी है ही नहीं, तो उस सूरत में भी इनडायरेक्ट फ्री किक जो है वो अवार्ड की जाती है। एंड इनडायरेक्ट फ्री किक इज अवार्डेड इफ अ गोलकीपर भी अगर कोई गलती करे यानी कि इनसाइड देयर पेनल्टी एरिया कमिट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस। कौन कौन से? कंट्रोल द बॉल विद हैंड फॉर मोर देन 6 सेकंड बिफोर रिलीजिंग इट। बाल है यानी कि खेल में थी, बाल गई, उसने पकड़ लिया, अब 6 सेकंड का उसके पास टाइम है तो उस बाल को वो छोड़े यानी कि वो पास करे। तो 6 सेकंड से ज्यादा देर तक अगर वो बाल को काबू में रखता है तो उस सूरत में इनडायरेक्ट फ्री किक जो है वो दी जाएगी। इनडायरेक्ट फ्री किक में क्या है कि वहां पर फिर वो पेनल्टी नहीं है, यानी कि हैंडबॉल नहीं है। डायरेक्ट फ्री किक गोल तो नहीं कर सकते लेकिन वहां पर खतरनाक हो सकता है, वहां पर जो साथी खिलाड़ी है उसको वो पास देंगे। touches the ball with the hand arm after releasing it and before it has touched an other player। तो उसने जो बाल थी उसको छोड़ दिया, किसी और खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी ने भी टच नहीं किया, मुखालिफ टीम का खिलाड़ी करीब आ गया, उसी ने दोबारा पकड़ लिया, तो उस सूरत में इनडायरेक्ट फ्री किक जो है वो अलाट की जाती है। टच द बॉल विद द हैंड आर्म अनलेस द गोलकीपर हैज क्लियरली किक्ड और अटेम्प्ट टू किक द बॉल टू रिलीज इट इनटू प्ले। रिसीविंग इट डायरेक्टली फ्रॉम अ थ्रो इन टेकन बाय अ टीममेट, के अपनी टीम के खिलाड़ी ने थ्रो इन की थी और उसकी तरफ ही थ्रो इन की, तो अब उसके पास क्या था ऑप्शन के उसने उसको पाँव के साथ एक दफा टच लाजमी करना था, लेकिन अगर वो डायरेक्टली उसको उठा लेता है तो पकड़ लेता है बाल को, तो उस सूरत में इनडायरेक्ट फ्री किक जो है वो अलाट कर दी जाती है। थ्रो इन क्या है? थ्रो इन कब अवार्ड की जाती है? जब टच लाइन को बाल फजा में हो या जमीन पर हो, मुकम्मल तौर पर अबूर कर जाए, तो जिस खिलाड़ी को टच करके बाल बाहर गई होगी उसके मुखालिफ टीम को रीस्टार्ट के लिए बाल दी जाएगी, तो उस सूरत में वो थ्रो इन करेगा। उसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि थ्रो इन दोनों हाथों से की जाती है, एक हाथ से नहीं की जाती सबसे पहले। उसके बाद आपके दोनों पाँव का जमीन के राब्ता होना जरूरी है जो खिलाड़ी थ्रो इन कर रहा है। अमूमी तौर पर क्या होता है कि खिलाड़ी बाल को तो सर के ऊपर से फेंकता है, जब आप पीछे पूरे जोर से सर के ऊपर से बाल को फेंकते हैं तो आपका एक कदम तो जो जमीन के साथ जुड़ा ही होता है, दूसरा कदम यानी कि ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो ऐसा करने की इजाजत नहीं होती। अगर आपके दोनों कदमों का जो दोनों पाँव का जमीन के साथ जुड़ा होना जरूरी है। अगर थ्रो इन करते वक्त आपका एक भी पाँव उठे उस सूरत में थ्रो इन मुखालिफ जो खिलाड़ी है उसको दे दी जाती है। तो थ्रो इन जब भी की जा रही होगी तो मुखालिफ खिलाड़ी का कम अज कम जो है वो 2 मीटर का फासला होना जरूरी है। गोल कैन नॉट बी स्कोर डायरेक्टली फ्रॉम अ थ्रो इन इफ द बॉल इंटर द अपोनेंट गोल अ गोल किक इज अवार्डेड। और अगर बाल जिस बंदे ने थ्रो किया उसी की टीम में के गोल पोस्ट है उसमें चला जाता है तो उस सूरत में कॉर्नर किक जो है वो अवार्ड की जाती है। तो थ्रो इन के ऊपर गोल नहीं हो सकता। गोल किक क्या है? गोल किक इज अवार्डेड व्हेन द होल ऑफ द बॉल पास ओवर द गोल लाइन ऑन द ग्राउंड और इन द एयर हैविंग लास्ट टच द प्लेयर ऑफ द अटैकिंग टीम एंड अ गोल इज नॉट स्कोर्ड। यानी कि गोल पोस्ट के अंदर से नहीं बल्कि साइडों से गुजर गया, क्योंकि साइड वाली भी गोल लाइन ही है, तो उससे बॉल हवा में हो या जमीन पर हो गुजर कर बाहर चला जाए तो उस सूरत में गोल किक दी जाती है। गोल किक के ऊपर जो डायरेक्टली गोल हो सकता है, यानी कि एक साइड से खिलाड़ी गोलकीपर है या फुल बैक है वो गोल किक लेता है और उसके ऊपर अगर गोल हो जाए तो वो गोल तस्वर किया जाएगा, बट ओनली अगेंस्ट द अपोजिंग टीम। मुखालिफ टीम के गोल पोस्ट में जाना जरूरी है, लेकिन उसी ने की थी और अपने ही गोल पोस्ट में वो बाल जो है फेंक बैठा है
तो उस सूरत में गोल तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि मुखालिफ जो टीम है उसको कॉर्नर किक जो अवार्ड कर दी जाती है। इसी तरह फिर पेनल्टी किक है, अवार्ड कब की जाती है, इज अवार्ड इफ अ प्लेयर कमिट अ डायरेक्ट फ्री किक ऑफेंस। डायरेक्ट फ्री किक वाले जो जितने भी हमने पढ़े हैं कवानीन के किन किन, कोई थूकना या चार्ज कर देना, हमला करना, ये सारे जो हम पढ़े हैं, तो उन वो तमाम जो फाउल हैं वो पेनल्टी एरिया के अंदर अगर वो करता है तो उस सूरत में पेनल्टी किक जो है वो दी जाती है। गोल में भी स्कोर डायरेक्टली फ्रॉम अ पेनल्टी किक, पेनल्टी किक के ऊपर गोल होगा। उसके बाद है जी कार्नर किक। कार्नर किक कब दी जाती है, जब बॉल मुकम्मल तौर पर गोल लाइन को क्रॉस कर जाए, हवा में हो या ग्राउंड की सतह के ऊपर हो, रोल कर रही हो और टच किया हो उसको अपने दफाई खिलाड़ी ने, तो उस सूरत में मुखालिफ टीम को कार्नर किक जो है वो दी जाएगी। और मुखालिफ टीम जो है वो कोने से जो उसको खेलेगा, जो कोना है वहां से उसको जो किक है वो करेगा। गोल में भी स्कोर डायरेक्टली फ्रॉम अ कार्नर किक बट ओनली अगेंस्ट द अपोजिंग टीम। मुखालिफ टीम यानी कि कार्नर किक लगा रहा है तो इसी साइड वाले गोल पोस्ट में वो अगर फेंकेगा तो गोल होगा। अगर वो यहाँ से किक लगाए और मुखालिफ अपनी ही गोल पोस्टों की तरफ लगा दे और वहां पर गोल हो जाए तो वो गोल तस्वर नहीं किया जाएगा। तो उस सूरत में अपोनेंट मस्ट रिमेन एटलीस्ट, जितने भी जब भी कार्नर किक लगाई जा रही होती है तो मुखालिफ टीम के तमाम खिलाड़ियों का कम से कम 9.15 मीटर जो है वो फासला होना जरूरी है। हमने लगाया था जो कोना है उसके 9.5 मीटर मैदान के बाहर की जानब लाइन, गोल लाइन के ऊपर भी लगाई थी, टच लाइन के ऊपर भी लगाई थी। तो ये इसीलिए थी जो असिस्टेंट रेफरी होते हैं वो इस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जब कार्नर किक लगाई जा रही है तो कोई खिलाड़ी इस फासले के करीब ना जाए। तो ये चंद रूल थे फुटबॉल के हवाले से। होपफुली ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। नेक्स्ट है जी मेजर कंपटीशन। ये कर लें या कल डिस्कस कर लें? कितनी स्लाइड्स और हैं? स्लाइड 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 38 नंबर है और 49 स्लाइड है। पेनल्टी किक दो किस्म के होते हैं। एक सर दौरान मैच मिलता है, एक जो है ना जब टाई स्कोर होता है तो फिर पेनल्टी किक मिलते हैं। तो उनमें से सर जो उस सूरत में भी एक्स्ट्रा पहले डायरेक्टली नहीं मिलता, उस सूरत में पहले एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम में भी फैसला ना हो पाए फिर जो है वो 5-5 पेनल्टी किक जो है वो अवार्ड की जाती हैं। तो नहीं सर अगर तो 5 एक फर्क है ना सर इसमें, ये दौरान मैच जो मिलता है तो उसमें बॉल अगर गोलकीपर को लगे या पोल्स को लग के वापस आए तो वो दोबारा उनके प्लेयर उसको किक कर सकते हैं। लेकिन उसमें जब स्कोर टाई हो तो उसमें ये रूल्स है या नहीं है? उसमें नहीं बस है, एक ही किक है। हाँ जी उसमें एक ही किक होती है, ठीक सर। उसमें नहीं है जी। नेक्स्ट कर लेते हैं, गेम जो है वो पूरी कर ले, अल्लाह खैर करे। मेजर कंपटीशन कौन से हैं फुटबॉल के जी? फुटबॉल इज अ मोस्ट एक्साइटिंग एंड पॉपुलर स्पोर्ट्स। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि स्पेक्टेटर के हवाले से या खेले जाने के हवाले से ये दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है, सबसे ज्यादा पैसे वाले खेल भी है। एवरी ईयर many football tournaments are played in the world. Following are the major competition of the football which are playing in the world. उसमें जी तो फीफा वर्ल्ड कप जो है ऑफिशियली फाउंडेड इन 1930 में ये किया गया। जी फीफा वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, ऑफिशियली फाउंडेड 1930 में ये पहली मरतबा मुनक्कद हुआ और हर 4 साल बाद इसको मुनक्कद किया जाता है। सवाए वर्ल्ड वार वाले जो ईयर हैं 1942 और 1946 में
तो वर्ल्ड वार 2 की वजह से ये जो कंपटीशन नहीं हो पाया। रिसेंटली अगर हम बात करते हैं क्योंकि पेपर के हवाले से, तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, आपको ने अगर देखा है 22वां एडिशन था ये फीफा वर्ल्ड कप का, जो कि कतर में मुनक्कद किया गया था 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। यूजुअली ये जो टूर्नामेंट है ये मई, जून और जुलाई के दिनों में होता है, लेकिन कतर का आपको पता है कि जो मौसम है, चूंकि हमारा ये एरिया हॉट क्लाइमेट है, तो उस वजह से इसका जो टाइमिंग थी वो चेंज की गई और इसको नवंबर और दिसंबर में जो था वो मुनक्कद किया गया था। और ये पहला वर्ल्ड कप था ये हिस्ट्री का जो कि अरब वर्ल्ड में मुनक्कद किया गया था और मुस्लिम वर्ल्ड में मुनक्कद किया गया था। और जो गियानी इन्फेनिटो हैं जो कि फीफा के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने इस कतर का जो वर्ल्ड कप था उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप जो था उसको करार दिया था कि ये दुनिया के जितने भी अब तक ये वो फीफा वर्ल्ड कप हो चुके हैं सब में से बेहतरीन, जो ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से और फैसिलिटीज के हवाले से और जो शोखरोश था आवाम का उस हवाले से सबसे जो बेहतरीन जो वर्ल्ड कप का दर्जा दिया गया वो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का था, ये याद रखिएगा। और ये पहला वर्ल्ड कप था जो किसी भी मुस्लिम वर्ल्ड में या अरब वर्ल्ड में मुनक्कद किया गया था। इस वर्ल्ड कप में 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, 64 मैच जो है वो खेले गए थे 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में। और अगर किसी ने फाइनल मैच देखा हो तो वो बड़ा ही शानदार था। अर्जेंटीना ने जीता, अर्जेंटाइन लायनल मेसी की टीम थी और ये कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की वो चैंपियन थी। और ये अर्जेंटाइन का ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये तीसरा वर्ल्ड कप जो था उस टीम ने जीता था। और मैच बराबर हुआ था, फिर एक्स्ट्रा टाइम मिला था, फिर मैच बराबर हुआ था और उसके बाद फिर पेनल्टीज के ऊपर जो है वो फैसला हुआ था जो कि अर्जेंटाइन ने 4-2 के मुकाबले में विन किया था। एक्स्ट्रा टाइम के बाद, एक्स्ट्रा टाइम तक दोनों के जो गोल थे वो 3-3 से बराबर थे। जो फ्रांस था, मबाप्पे अगर यंग इमर्जिंग जो प्लेयर था फुटबॉल का और उसका बड़ा नाम बना इस वर्ल्ड कप की वजह से। फ्रांस का रनर अप टीम थी कतर की फीफा वर्ल्ड कप में थी वो दफाई चैंपियन, यानी कि लास्ट वर्ल्ड कप जो था वो फ्रांस ने विन किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2022 का वर्ल्ड कप वो नहीं विन कर पाए। और क्रोएशिया जो थी उसने तीसरी पोजीशन हासिल की और एक नई टीम जो सामने आई मोरक्को इस्लामी टीम थी, तो उसने 4th पोजीशन जो थी वो सिक्योर की थी फीफा वर्ल्ड कप में। ये जो मेन पॉइंट है याद करने वाले। लायनल मेसी जो था उसको बेस्ट प्लेयर जो कंसीडर किया गया 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का। उसके बाद कैलाइन मुबाप्पे जो फ्रांस का था वो टॉप स्कोरर था इस पूरे टूर्नामेंट का, जिसने अकेले के बिहाफ पे 8 गोल जो थे फ्रांस की टीम के वो हुए थे। और अब ये 22वां एडिशन था गालबन, तो अब जो 23वां एडिशन है वो यूएसए में कनाडा और मैक्सिको यानी कि तीनों ये नेशन जो हैं वो मिलकर इसको होस्ट कर रही हैं। 48 टीम उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो जो ब्राजील है वो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इस की फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से 5 टाइटल जो है वो अभी तक विन कर चुकी हैं। तो उसके बाद यूएफए चैंपियन लीग की अगर हम बात करते हैं तो ये भी उसको हम कह सकते हैं कि सोकर के टूर्नामेंटों में से एक अजीम और शानदार टूर्नामेंट है। बिलखसूस इसकी जो ट्रॉफी है वो बड़ी शानदार है होती है और इसकी ट्रॉफी को जो नाम है वो भी बिग एयर दिया जाता है। बिग एयर्स के बड़े कानों वाली जो ट्रॉफी है लार्ज हैंडल की वजह से। तो एनुअल क्लब एसोसिएशन फुटबॉल ये कंपटीशन होता है जो कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम होता है, जिसको यूएफए भी कहते हैं। पहले फीफा होता है उसके बाद फिर यूएफए भी होता है। टूर्नामेंट दैट वाज स्टार्टेड इन 1955 में ये पहली मरतबा मुनक्कद किया गया। यूरोपियन चैंपियन क्लब कप उस वक्त इसको जाना जाता था, लेकिन 1992 के बाद इसको यूएफए चैंपियन लीग का नाम दिया गया। इसकी जो ट्रॉफी है उसको बिग एयर्स कहा जाता है। और करंट चैंपियन अगर हम बात करते हैं इसकी तो मैनचेस्टर सिटी है इस वक्त, और मैनचेस्टर सिटी ने ये पहली मरतबा ये टाइटल इस दफा विन किया है। रियल मैड्रिड जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इसकी पूरे लीग की, चैंपियन लीग की, जिन्होंने 14 मरतबा ये जो टाइटल है वो विन किया हुआ है। इसी तरह इसके जो फाउंडर हैं इस यूएफए चैंपियन लीग के वो गैब्राइल हनट और जैकस फेरन हैं जिन्होंने इसका आइडिया दिया था और इसके
जो आगाज था उन दो लोगों की वजह से जो है वो हुआ था। उसके बाद यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है, पहली कौन सी थी? यूएफए चैंपियन लीग। तो अब ये यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है यूएफए, जिसे यूरो कहा जाता है, इन फॉर्म यानी कि शॉर्ट नेम जो है इसका यूरो है। यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप लेस फॉर्मली द यूरोपियन चैंपियनशिप एंड इनफॉर्मली द यूरो। ये प्राइमरी एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के अंडर होता है, और दुनिया भर में देखे जाने वाला, फीफा के बाद ये दूसरा बड़ा फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है जिसको देखते हैं लोग, दुनिया देखती है। तो ये पहली मरतबा 1955 में जो है इसका आइडिया आया, लेकिन जो पहला एडिशन था वो 1960 में इसका हेल्ड हुआ और हर 4 साल बाद मुनक्कद किया जाता है। और इसकी जो ट्रॉफी है हेनरी डेल्यूने ट्रॉफी से कहा जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, टीएसओ के पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन था वो आया हुआ था कि हेनरी डिलियोने ट्रॉफी जो है वो किस खेल से एसोसिएटेड है, तो वो फुटबॉल की है। इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ हेनरी डिलियोने, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे यूएफए के, और उन्होंने ही इस कप का आइडिया दिया था, कोशिश की थी उन्होंने जी मैं अपनी जिंदगी में करवा सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिंदा ना रहे। 1960 में ये पहली मर्तबा इसका पहला एडिशन मुनक्कद हुआ, लेकिन वो 1955 में उनकी डेथ हो गई थी 5 साल पहले। उसके बाद उनके बेटे जो थे उन्होंने इस टूर्नामेंट को करवाया मुनक्कद, और उन्होंने अपने वालिद के नेम के ऊपर इसकी जो ट्रॉफी थी वो अपनी पॉकेट से दी थी। तो इसी बेस के ऊपर आज तक इसका जो ट्रॉफी है उसका नाम जो है वो हेनरी डेलियोने ट्रॉफी जो है वो कहा जाता है। करंट चैंपियन की अगर हम बात करें तो इटली है, इसकी सेकंड टाइटल है, और जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है वो जर्मनी और स्पेन है, जो कि जर्मनी भी 3 टाइटल जीत चुकी है, स्पेन भी 3 मरतबा ये जीत चुकी है यूरो। उसके बाद है एफए कप। एफए कप फुटबॉल एसोसिएशन कप, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो सबसे पहला जो मैच हुआ था, कंपटीशन हुआ था, वो एफए कप था। तो इस बेस के ऊपर यानी कि जो फुटबॉल का सबसे कदीम तरीन जो या ओल्डेस्ट नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है उसको एफए कप कहा जाता है, या उसको फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप या कॉमनली नोन एज एफए कप इसको कहा जाता है। एनुअल टूर्नामेंट है, हर साल मुनक्कद होता है फुटबॉल कंपटीशन इन मेन डोमेस्टिक इंग्लिश फुटबॉल। तो फर्स्ट जो पहली मरतबा ये 1871-72 का जो सीजन था उसमें खेला गया, और 2015 के बाद इसका जो नाम है अब तब्दील किया गया ड्यू टू स्पॉन्सरशिप के। अब इसको जो स्पॉन्सर है वो एमिरेट्स कंपनी कर रही है, तो इस वजह से द एमिरेट्स एफए कप इसका जो नाम है वो दिया गया है। इसी के बिल्कुल मध्य मुकाबल जो है वो एफए कप फीमेल का भी हो रहा है, जो कि 1970 में पहली मरतबा यानी कि तकरीबन 100 साल बाद जो है वो मुनक्कद हुआ, वो भी हो रहा है। करंट चैंपियन की अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर सिटी है जिसने 7 टाइटल जीते हैं इसके, और जो मोस्ट सक्सेसफुल क्लब की अगर हम बात करें तो आर्सेनल है, 14 टाइटल उन्होंने विन किए हुए हैं इसके। उसके बाद है जी कूपा अमेरिका, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कूपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के हवाले से। तो टॉप मैन फुटबॉल टूर्नामेंट कंटेस्टेड अमंग नेशनल टीम फ्रॉम द साउथ अमेरिका, जो है अमेरिकन कंट्री, लेकिन उसके पहले तो सिर्फ साउथ अमेरिका था, लेकिन अब चूंकि पॉपुलर हो चुका है तो अब नॉर्थ अमेरिका और एशिया की जो टीमें हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है 1990 के बाद से, तो वो भी इसमें हिस्सा लेती हैं। और थर्ड मोस्ट वॉच्ड इन द वर्ल्ड, तो तीसरा सबसे बड़ा जो इवेंट है फुटबॉल के हवाले से कूपा अमेरिका कप है, जो कि 1916 में पहली मरतबा इसका आगाज हुआ। करंट चैंपियन की अगर हम बात करते हैं तो अर्जेंटाइन है, 15 टाइटल है। 2024 का जो कूपा अमेरिका कप होगा ये 48th एडिशन होगा इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द गोल्ड, सबसे जो बड़ा अवार्ड सवर किया जाता है, आल्सो नोन एज अ यूरोपियन गोल्डन शूज प्रेजेंटेड टू लीडिंग गोल स्कोरर, को अवार्ड किया जाता है लीग मैचेस में फ्रॉम द टॉप डिवीजन ऑफ यूरोपियन नेशनल लीग। ट्रॉफीज स्कल्पचर ऑफ अ फुटबॉल बूट की तरह इसकी जो ट्रॉफी है वो होती है। पहली मरतबा ये अवार्ड दिया गया था 1968 में, और करंटली अगर इसकी बात करते हैं तो एर्लिंग ब्रॉट हालैंड मैनचेस्टर सिटी के हैं और बड़े यंग 2000 में पैदा हुए हैं, और 21 साल की उम्र में ही उन्होंने यानी कि 23 साल की उम्र में उन्होंने ये अवार्ड विन कर लिया रिसेंटली। ये 2024 की बात मैं कर रहा हूँ,
तो उसमें अब जो अवार्ड दिया गया है तो वो हैलैंड का था। कतर से जब वर्ल्ड कप फीफा का हुआ था तो उसके बाद जो अवार्ड 2023 में दिए गए थे तो लायनल मेसी जो थे उनको ये गोल्डन बूट जो है वो अवार्ड मिला था। 6 टाइम वो विन कर चुके हैं। तो ये प्रेजेंट करते हैं जी एल इक्विप कंपनी है 1968 से 1991 तक वो इसको जो है प्रेजेंट करती रही है। तो अब जो है यूरोपियन स्पोर्ट्स मीडिया जो है वो 1997 से ऑनवर्ड जो है वो गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वो देता है खिलाड़ियों को। उसके बाद द ग्रेटेस्ट और एनुअल फुटबॉल अवार्ड है फुटबॉल के हवाले से, जो कि फ्रेंच न्यूज मैगजीन फ्रांस जो है फुटबॉल का वो देता है 1956 से बिटवीन 2010 से 2015 के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ फीफा के दरमियान और फ्रांस की जो तंजीम है उनके दरमियान। तो उसकी बिना पर इसको इस अवार्ड को जो मर्ज कर दिया गया फीफा वर्ल्ड प्लेयर के नाम से, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एंड नाउन एज द फीफा बैलून ड'ओर इसको कहा जाता है। तो जो पूरे साल का बेहतरीन खिलाड़ी होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो पहली मरतबा ये 1956 में दिया गया था और सबसे ज्यादा मरतबा ये जिस बंदे ने जीता है वन एंड ओनली लायनल मेसी 8 टाइम उन्होंने ये जो अवार्ड है वो हासिल किया है। और फीमेल की अगर बात करें तो एटीना बोनमैटिकैनो का है, स्पेनिश की फुटबॉलर है, पहली मरतबा उन्होंने ये टाइटल अभी रिसेंटली विन किया है। उसके बाद द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी फीफा, जिस तरह बैलून ड'ओर है तो ये फीफा जो है ये खुद देती है। फर्स्ट अवार्डिंग सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन 9 जनवरी 2017 इन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और करंटली उसके भी विनर लायनल मेसी हैं। मोस्ट विनर की अगर हम बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, 2 दफा उन्होंने, पुर्तगाल के हैं, 2 दफा उनको ये टाइटल मिल चुका है। इसी तरह फिर रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं पोलैंड के, उनको भी 2 दफा, और लायनल मेसी हैं उनको भी अर्जेंटाइन के, वो भी ये 2 दफा ये अवार्ड जो है वो विन कर चुके हैं। तो ये मुख्तलिफ जो अवार्ड या कंपटीशन जो थे